तो जय हिंद एवरीवन, आपका एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस के ऊपर। आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल आपके लिए स्पेसिफिकली हमने डिजाइन किया है, बनाया है सो दैट आपके सिविल सर्विसेज के सारे रिक्वायरमेंट, सारी नीड्स जो है वो हम केटर करके आपको दे पाए। एंड इन द सेम सीक्वेंस आप देख रहे हो कि माजिद हुसैन की ये सीरीज जो कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपके लिए, ये इसका पार्ट 5 जियोमॉर्फोलॉजी जो सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की है, पार्ट 5 इज हियर फॉर यू। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी सारे काम, इधर उधर के काम छोड़ दो और एकदम सिट टाइट एंड रिलैक्स, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखो। जितनी भी चीजें पहले पढ़ाई हैं, आई होप आप उनको रिवाइज करते हुए आ रहे हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट टुडे विद जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 5। पार्ट 5 इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ी। पार्ट 4 में हम लोगों ने रॉक्स पढ़े, राइट? इग्नियस रॉक पढ़े, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़े, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़े एंड सो ऑन सो फॉर। बहुत सारे रॉक्स के एग्जांपल्स भी देखे, फॉर्मेशन देखा, ओरिजिन देखा एंड दैट इज हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ द शो कि हमने जाना कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अगर ब्रीफ ओवरव्यू लेकर के चले, एवरीवेयर यू विल फाइंड रॉक्स। और जो भी रॉक्स, जैसे भी रॉक्स आपको दिखाई देते हैं, वो कैसे बन रहे हैं, what is the role being played by magma, what is the difference between magma and lava, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों की इस क्लास में मैं आपको न सिर्फ कॉन्सेप्ट बल्कि इससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अलोंग विद मेंस आंसर डिस्कशन करा रही हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ज्योग्राफी व्हेन इट कम्स टू माजिद हुसैन, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, मेंस ओरिएंटेशन से आप देखोगे, इट्स वेरी 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 प्रोडक्टिव कि आप ये जो माजिद हुसैन की जो किताब है अगर आप पढ़ते हैं, इट्स वेरी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर मेंस। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी फर्दर डिले, विल स्टार्ट द क्लास जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 5। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि इस पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक थ्योरी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, और एक थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये दोनों थ्योरीज ऐसी हैं जिनके कुछ भी थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन से पहले मैं ये इंट्रोड्यूस करूंगी कि ये वो थ्योरीज हैं एस्पिरेंट सबसे ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, सबसे ज्यादा डर जाते हैं इन थ्योरीज की। जब हम बात करते हैं या इन थ्योरीज के बारे में जब चैप्टर आता है, सबसे ज्यादा डर लगता है हमें इन थ्योरीज। ठीक है, and most of the people fail to connect continental drift theory along with plate tectonic theory। क्या है ये दोनों थ्योरीज? चलो ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? और आज हमें ज्योग्राफी अगर जाननी है, हमें अगर इस दुनिया का, इस ग्लोब का हमें भूगोल जानना है, तो हम क्यों पढ़े कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? ठीक है, साथ ही साथ आपका ये भी जानना जरूरी है कि दीज टू टॉपिक्स कंट्रीब्यूट, जैसे क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ाया, तो वेर एवर यू आर स्टडिंग, लिथोस्फेयर पढ़ रहे हैं आप, हाइड्रोस्फेयर पढ़ रहे हैं आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज द ओरिजिन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द ओरिजिन। तो ये दो थ्योरीज ऐसी हैं दैट मार्क द ओरिजिन, अ पीस ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस एंटायर प्लैनेट ऑफ। ठीक है, आप देखते हैं कि आपका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एशिया है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ साउथ अफ्रीका है, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है। ठीक है, और आप देख रहे हैं अंटार्कटिका है, आर्कटिक रीजन है आपका। ये सब कुछ जो आप देखते हो, यू हैव सीन कि किस तरीके से, जैसे ये देखो, जैसे ये ग्लोब बेचारा हमेशा फंस जाता है हमारी क्लास में। आप देखेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है, और अर्थ पे ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लॉक ब्लॉक में या फिर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में आपके कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड है, नहीं, ये बिखरे हुए हैं। दीज आर स्कैटर्ड, यू सी, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर हियर। ठीक है, ये रहे, फिर आपका साउथ अफ्रीका इज हियर, फिर आपका ये एशिया इज हियर, ये आपका क्या हो गया, हाँ, अफ्रीका हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये पूरा जो है स्कैटर्ड है। तो भाई इसी के बारे में बात करते करते एक अल्फ्रेड वेगनर करके साइंटिस्ट आए, ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट भी आप इनको कह सकते हैं, एंड ही इज मोर ओवर अ जियोफिजिसिस्ट, ही वाज, आई एम सॉरी। तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक डिस्कवरी की
एक इन्होंने जो है ये एक फॉर्म दिया, पूरे के पूरे ज्योग्राफी का जो रुख है उसको पलटा, ये बता करके कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करके एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। आज चलिए जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे मैं जितनी भी नोट्स बनाऊंगी, आई वुड वांट कि ऑल ऑफ यू, आप सभी अपनी कॉपी को ओपन रखो, हाथ में पेन पेंसिल जो भी आपको लेना है हाथ में रख लो, और आपको भी साइमल्टेनियसली नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि मैंने आपको हमेशा बताया है कलरफुल पेन से नोट्स नहीं बनाने हैं। दो मैं यहाँ पे कलरफुल पेन यूज करती हूँ, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ सेपरेटिंग वन वे और दी अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कीजिए, क्योंकि मेंस में आप इन्हीं पेन का इस्तेमाल कर पाएंगे। नो रेड, नो ग्रीन, नो ग्लिटर, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुन लेना। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास और देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे सामने जिसका नाम आ रहा है बार बार, वो है क्या। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा। इस थ्योरी का नाम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्यों है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब आखिरकार होता क्या है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज, आप ये देखिए दो तरीके से बना हुआ है। एक है आपके कॉन्टिनेंट्स, जो द्वीप हैं, आपके महाद्वीप हैं जो आपके, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं कौन कौन से आपके पास, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, यूरोप है, एशिया है, अंटार्कटिका है। तो आपने क्या देखा कि कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं, ओशंस भी खैर आप जानते हैं। अब उसी कॉन्टिनेंट्स जो आप कॉन्टिनेंट जो लैंडमास देख रहे हैं, वो लैंडमास क्या हो जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, यानी कि दे ड्रिफ्ट अवे। तो दो वर्ड से ये बन रहा है, एक ड्रिफ्ट अवे और एक है कॉन्टिनेंट्स। सो आई विल इवन डिफाइन दिस टू यू इन अ वेरी सिंपलर टर्म कि सिंपली जो कॉन्टिनेंट्स जब मूव करते हैं एक दूसरे की अपेक्षा, जब उनमें मूवमेंट होती है क्रॉस द अर्थ सरफेस, उस पूरे फिनोमिनॉन को आप क्या कहते हो, उस पूरे फिनोमिनॉन को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इसको लिखेंगे जरा, द मूवमेंट, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जितने कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं उनका मूवमेंट, और कैसा मूवमेंट, ड्रिफ्ट अवे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिलेटिव टू ईच अदर, पता है रिलेटिव टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, अभी इसको भी समझाती हूँ। रिलेटिव टू ईच अदर, द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिलेटिव टू ईच अदर अक्रॉस अक्रॉस द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म बताया है, रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब जरा ध्यान से समझो। रिलेटिव टू ईच अदर मतलब क्या होता है, मान लो एक ट्रेन में आप बैठ करके जा रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेन में आप बैठ के जा रहे हैं और उसी के ठीक बगल वाली पटरी से एक और ट्रेन जा रही है, उसमें भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो आप जब उधर उधर वाले व्यक्ति को देखते हो तो आपको लगता, आपकी भी ट्रेन उसी स्पीड से चल रही है और उनकी भी चल रही होती है, तो जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है कि दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं, ऐसा लगता है ना कभी कभी। और लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि दोनों ट्रेन चल रही होती है, तो मोशन होता है, जस्ट बिकॉज स्पीड इज सेम, तो आपको थोड़ा लगने लगता है कि हम स्टैचर में बैठे हुए हैं, हम स्टैटिक टाइम में बैठे हुए हैं ना। इसी को जस्ट ऑपोजिट कर दो तो एकदम जैसे धीरे 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 धीरे, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पे खड़े हो और आपने डेली डेली एक स्टार देखना शुरू किया, ठीक है, और वो स्टार यहाँ है, और मैम ने अपने क्लास में पढ़ा दिया कि स्टार्स तो मूव करते हैं, एक स्टैटिक जगह पे खड़े नहीं रहते हैं। आपने बोला ये तो मुझे डेली यही दिखता है, ये तो मूव नहीं कर रहा। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद जब आपने एक और स्टार यहाँ पे देख लिया, ठीक है, और आपने इसको क्या बना लिया, इसको अपना रेफरेंस पॉइंट बना लिया, तो फिर आपने एक बार मेंशन या फिर स्टार देख लिया या फिर कुछ भी एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट देख लिया, अगर आपने देखा कि ये इससे दूर जा रहा है तो आप समझ पाएंगे कि रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपेक्षा कंपैरेबली अगर देखा जाए तो मूव कर रहे हैं, यानी दे हैव अ मूवमेंट रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये रिलेटिव टू ईच अदर ना ज्योग्राफी में बहुत आता है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, क्लास से थोड़ा सा हट के बताती हूँ, ज्योग्राफी को आसान बनाने का तरीका है। आपको ज्योग्राफी आसान बनानी है ना,
ज्योग्राफी को आसान बनाने का तरीका है कुछ कुछ टिप्स एंड कुछ कुछ ट्रिक्स, ठीक है। हमेशा याद रखना रिलेटिव टू ईच अदर एक ऐसा, मैं इसीलिए इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आपके ज्योग्राफी में बार बार आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक GTS नाम करके कुछ चीज होती है, ठीक है, और एक HTS। इसको इसको जरा साइड में लिखो, ये आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, बस मैं आपको ज्योग्राफिकली एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। GTS लिखो और HTS लिखो। GTS मतलब क्या होता है पता है? इट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, एंड HTS इज ह्यूमन टाइम स्केल, ठीक है। आप हमेशा हमेशा याद रखना, आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स वो HTS यानी ह्यूमन टाइम स्केल में पूछा जाता है, कोई भी प्रीलिम्स में मेंस में सवाल पूछा गया है तो। लेकिन अगर आपके आजकल क्योंकि ट्रेंड है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको लिख लेना, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना, UPSC ग्रोइंग ट्रेंड। आजकल ट्रेंड है, एक तरीके का क्वेश्चन चला है कि वो पहले ही मेंशन कर देते हैं कि इन अकॉर्डेंस विथ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल या अकॉर्डिंग टू GTS। समझ में आया? तो अब आपका दिमाग जो है वहां पे नहीं लग पाता है कि ये कौन सा टाइम स्केल। सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल के ऊपर बताऊंगी रख करके, आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कोयला खत्म हो रहा है, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स ये सब जो है ये खत्म हो रहे हैं, एंड दीज विल नॉट बी फॉर्म्ड। ये जो है काफी साल पहले फॉर्म हुए और आज ये एग्जॉस्ट होने के कंडीशन में है, यानी जो आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है जो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, जिनको आज आप सेव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज कोल अ रिन्यूएबल रिसोर्स या अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये जो कोयला है वो नवीकरणीय रिसोर्स है या फिर ये एक गैर नवीकरणीय यानी जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ऐसा रिसोर्स है। तो आप में से सब लोग मुझे बताओगे कि मैम कोयला कहाँ रिन्यू हो पाएगा, काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था, कहाँ ये रिन्यू हो पाएगा? तो आपने जो मुझे ये सवाल का जवाब दिया ना कि कोयला इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये जो जवाब आपने दिया ये आपने मुझे ह्यूमन टाइम स्केल के हिसाब से दिया, यानी कि 0 से लेकर के लगभग मान लीजिए 100 साल यही इंसान की टाइम स्केल है। आप और मैं आगे आने वाले और 100 साल के लिए सोच सकते हैं, 200 साल के लिए सोच सकते हैं, और आगे आने वाले 100 और 200 साल जहां तक कि हमारी क्षमता जाती है सोचने की, और ये जो आने वाले 100 200 साल है वहां तो कोयला बनने वाला नहीं है, रिन्यू नहीं होने वाला, तो हम कह देते हैं कि कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखो ना, आप देखो दैट योर अर्थ इज 4.96 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और ये इतना ओल्ड है और इसकी लाइफ अभी बाकी है, ये चलता जाएगा। तो क्या अर्थ के लाइफ में, अर्थ के टाइम स्केल के अकॉर्डिंग क्या कभी कोयला रिन्यू नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैम, क्योंकि कोयला मतलब दो द टाइम पीरियड इज मिलियंस ऑफ ईयर्स, एवरी मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोयला जो है रिन्यू हो रहा है, तो वो आपका अर्थ का टाइम स्केल हो गया। बट ह्यूमन के पास उतना टाइम जनरली होता नहीं है नहीं, हमारा टाइम स्केल उतना लंबा है नहीं, इसीलिए हम कह देते हैं कि कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो 5 मिनट पहले और रिवाइंड करो और एक बार फिर सुनो मैंने कहा क्या है। थोड़ी थोड़ी सी ये सब चीजें जब न्यू होती हैं और आपके सामने आती है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग जरूर लगता है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है ना तो ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी। एंड ज्योग्राफी आई एम टेलिंग यू इज वेरी वेरी इजी ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं एक दूसरे के समान, एक दूसरे से जो है एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे से रिलेटिव होकर के पूरे अर्थ सरफेस पे, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में चर्चा की गई थी एक किताब में, ठीक है, और इस बारे में चर्चा किसने की थी? इट वॉज प्रोपोज्ड in 1912 by a famous जियोलॉजिस्ट भी थे और जियोफिजिसिस्ट भी थे, जियोफिजिसिस्ट, एंड हिज नेम वाज अल्फ्रेड वेगनर।
काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा आपके एल्फ्रेड वेगनर जी को, लेकिन लास्ट में चलते चलते दुनिया ने माना कि हाँ भाई, बंदे ने जो रिसर्च किया था वो चलो ठीक किया था। मतलब इट वॉज ड्यू टू एल्फ्रेड वेगनर दैट टुडे यू हैव अ सॉलिड एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्योंकि आप देखिए 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी जा रही है, और 1967, आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू, 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी जा रही है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा बेस माना गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कॉन्टिनेंट्स मूव किए, ऐसी चर्चा जब होती है तो, क्योंकि आप ये देखिए, इसको लॉ नहीं बोल सकते। मैंने आपको बिग बैंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इसको लॉ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 100% एविडेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एविडेंस है, कुछ कुछ एविडेंस, जैसे 60-70% एविडेंस है। वी आर नॉट 100% श्योर, बट येस वी डू हैव एविडेंस टू शो दैट ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हम इसको थ्योरी, अनलेस कंप्लीटली प्रूवन, इट इज नॉट कॉल्ड अ लॉ, इट इज कॉल्ड अ थ्योरी। ठीक है। और ये कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, इसी की बात इन्होंने अपनी किताब में की, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। ठीक है, इन हिज बुक, और बुक का क्या नाम है, बुक का नाम लिख लेना, द ओरिजिन the origin of continents, the origin of continents and ocean in 1915, 1915 में अपनी किताब लिख रहे हैं और उसमें चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा किस बात की? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है। सो ही व्हेन ही स्पोक अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, he called it कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इन्होंने इसको ये नाम दिया। अब देखिए जरा कि इनकी बुक में, अच्छा इनका आइडिया क्या था, मतलब बेसिक आइडिया क्या था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, अब ये जरा जानते हैं। ठीक है। सो इनका कोर आइडिया वाज, द कोर आइडिया भी लिख सकते हो, कोर प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, बिहाइंड, कोर आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी वाज, सबसे पहला आइडिया इनका क्या था, दैट कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पे एक सिंगल मास थे। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये आपका जो है, ये आपका आज के डेट में वर्ल्ड मैप है। आपने यहाँ पे भारत को देख लिया, मतलब मैं काफी रफ बनाती हूँ। यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया देख लिया, यहाँ पे आपने अफ्रीका देख लिया, यहाँ पे आपने यूरोप देख लिया, यहाँ पे आपने नॉर्थ अमेरिका देख लिया, यहाँ पे यू हैव सीन साउथ अमेरिका, यहाँ पे यू हैव सीन अंटार्कटिका। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने देख ली। ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एशिया, ठीक है, एशिया यहाँ है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके सामने ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये बैठे हुए हैं, आपके सामने ये सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे बिखरे हुए, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 नजर आते हैं, राइट। और इन कॉन्टिनेंट्स के अलावा आपको क्या नजर आता है? पूरे के पूरे बैकग्राउंड में पानी नजर आता है ना, यानी ये ओशन, सीज वगैरह ये सब नजर आते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जमीन जो है बिखरी पड़ी है, और बीच बीच में पानी है। इन्होंने कहा कि ये आज हुआ है। ठीक है। इनिशियली यानी स्टार्टिंग में ये ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में पूरा का पूरा आपको अर्थ ऐसा दिखता था, ये पूरा लैंडमास एक जगह था, और ये आसपास जो है इट वाज सराउंडेड बाय पानी। समझ में आया? इन्होंने कहा दैट द अर्थ, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ये कॉन्टिनेंट्स कुछ नहीं बल्कि एक सिंगल लैंडमास थे, ये बिखरे हुए नहीं थे, और बीच में थे एकदम, यानी ये 0 डिग्री इक्वेटर के पास। और ये बेसिकली आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, धीरे 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 जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूमता रह, जब अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ बार बार रोटेट कर रही है, और इसके इक्वेटर के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, दिस इज व्हाट हैड बाइंडेड दिस एंटायर लैंडमास। और यहाँ पे इस लैंडमास का नाम इन्होंने क्या दिया पता है? पैंजिया। इन्होंने बोला कि ये पूरा जो ये एक टाइम पे जो पूरे अर्थ के ऊपर लैंड था, जो पूरा लैंडमास था, वो पहले एक ही जमीन थी। इसका नाम इन्होंने क्या रखा? पैंजिया। पैंजिया मतलब क्या होता है? पैन मतलब इंटायर, ओवरऑल, ठीक है, और जिया मतलब होता है अर्थ या फिर लैंड, ठीक है, पैंजिया।
और बाकी क्योंकि पानी और जो जमीन है वो इतना ज्यादा डिफरेंट थे, क्योंकि सब अपना अलग अलग है। पानी कहीं से भी बीच में जो है ऐसे घुस के नहीं जा रहा है। अगर ऐसा अर्थ आज के डेट में होता ना, और जितनी भी कंट्रीज होती इसके बीच में, या फिर कॉन्टिनेंट्स क्या ही बटे होते, सब लोग इसी पे रह रहे होते, तो कोई रिवर नहीं जा रही होती आपके घर के बगल में से। समझ रहे हैं आप? कोई गंगा नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ यहाँ सी शोर पे होता। समझ रहे हैं? और ये जो कि इंटायर लैंड मास को उन्होंने पैंजिया कहा, तो इंटायर पानी वाले क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा? पैनथैलेसा। पैनथैलेसा मतलब पैन मतलब इंटायर ओवरऑल, एंड थैलेसा मतलब ओशियन या फिर वाटर। समझ में आया? तो यही इनका कोर आइडिया था। किसका? अल्फ्रेड वेगनर का कोर आइडिया यही था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे, दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस a single landmass, a piece of single landmass on the earth. ठीक है, he said that the continents were once a single landmass, that is called Pangaea. जरा इसको लिखेंगे। फर्स्ट आइडिया क्या था? इन्होंने बोला the continents were once a single landmass. ठीक है, एक सिंगल लैंडमास था कॉल्ड पैनजिया, जिसको हमने क्या कहा? जिसको हमने कहा पैनजिया। धीरे 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 कुछ सम और दी अदर रीजंस की वजह से इट ड्रिफ्टेड अवे। मैंने आपको बताया ना ड्रिफ्ट अवे का मतलब क्या है। ठीक है, लेटर इट ड्रिफ्टेड अवे, ये बाद में चल करके क्या हो जाता है? ये सेपरेट हो जाता है। इट ड्रिफ्टेड अवे, इट ड्रिफ्टेड अपार्ट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, बहुत मतलब एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप सो गए और अगले दिन उठे तो ये पूरा ड्रिफ्ट हो चुका था। इट ड्रिफ्टेड अपार्ट फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये ड्रिफ्ट हुआ, अलग होते गए, मूव करते गए, पहले क्रैक आई होगी, है ना। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, कुछ भी मान लो डेयरी मिल्क है आपके पास, और डेयरी मिल्क का एक बार निकालो उसको, और जो है उसको जमीन पे पटक दो, फ्रोजन बार। आप देखेंगे पहले उसमें अगर हल्का सा आपने उसको जमीन पे गिराया है तो पहले उसमें क्रैक आया होगा, फिर एक बार उठाओ, एक बार और उठाओ और पटक दो। ईटा, जैसे कि ब्रिक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, ईट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ईट को उठाओ, पटक दो, क्रैक्स आएंगे, और ज्यादा जोर से पटक दो तो टूट जाएगा। तो ये सेपरेट ऐसे होते गए। इट ड्रिफ्टेड अपार्ट फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? आज के डेट में टू फॉर्म द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स। आज के डेट में जो आप कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, इन महाद्वीपों को बनाने के लिए ये लोग मूव करते रहे। ठीक है, ये इनका कोर आइडिया था। आपको बता दें कि पूरा जो सराउंडिंग है ना, इसको जो भी इन्होंने नाम दिया है, इसका नाम जरा इसको ऐसे डिसइंटीग्रेट भी कर दो। पैनजिया मतलब पैन प्लस जिया, और दूसरा है पैनथैलेसा। ये कहां से आया है? पैन प्लस थैलेसा। सबका मतलब जरा देख ले तो। इनका मतलब है पैन मतलब ऑल, और जिया मतलब अर्थ, या फिर लैंड भी आप कह सकते हैं। पैन मतलब ऑल और थैलेसा मतलब, समझ में आया? तो इन्होंने पैनजिया नाम दिया, और पैनजिया किससे सराउंड था? पैनथैलेसा से, यानी कि एक पूरी वाटर बॉडी से सराउंडेड था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप ये देखिए, पैनजिया जो है ना, स्टार्टिंग में जब टूट रहा है तो क्या आप सोचेंगे नहीं कि पैनजिया कब टूट रहा है, आज से कितने साल पहले, क्या था क्या नहीं था। तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको बताया जाता है कि 3 टाइम पीरियड थे वो, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज थे, है ना। पैलियोलिथिक में वो उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। उस समय सिर्फ मानव जो है पत्थर यूज करता था, नो शार्प वेपन्स, नथिंग एट ऑल, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करता था। फिर मीसोलिथिक में हंटिंग गैदरिंग के साथ डोमेस्टिकेशन भी किया, और नियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी किया। खैर वो हिस्टोरिकल है। अब आप जब पीरियड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जब आप ज्योग्राफी में आ जाते हैं, तो आपने ऑलरेडी देखा है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट आइस एजेस। ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर अगर बात करें तो क्लाइमेट के ऊपर हम लोगों ने बाइफरकेट किया है। एक टाइम था जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा था। धीरे 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 इट वाज ड्यू टू दिस
carbon dioxide production and its effects, and so many things, the other lifestyle, the growing lives on the planet Earth, the growing vegetation on the planet Earth. It is because of all of them that धीरे 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 हमारा क्लाइमेट वार्म हुआ. तो आइस एज वगैरह सारे पीरियड्स हमने देखे. उसी में से एक पीरियड है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस पीरियड. ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड. और प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, यूपीएससी ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सवाल एक बार पूछा, यूपीएससी में पूछा जा चुका है. ठीक है, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम कार्बोनिफेरस पीरियड. ठीक है, अब देखो कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है कि देखो इन्होंने बताया कि इन्होंने एल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो पैंजिया जो टूट रहा है, जो ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहा है, जो नए नए कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, ये जो पूरा पैंजिया है इट वाज ब्रोकन इनटू पीसेस ड्यूरिंग विच पीरियड, ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड. यानी जो क्रैक आया और जो सेपरेट होने लगा, मैंने क्या बताया कि जो कुछ भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इन्होंने कहा है, जो ये कोर आइडिया दिया है, ये सब प्रक्रियाएं हो कब रही हैं. सो द आंसर इज इन कार्बोनिफेरस पीरियड. यानी कि अकॉर्डिंग टू वेगनर के मुताबिक क्या था, अकॉर्डिंग टू वेगनर द Pangea had broken, ये टूट जाता है into pieces. और पीसेस के बाद जो है आप ब्रैकेट में कॉन्टिनेंट्स लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको ही कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई पीसेस कहाँ गए इसके. ठीक है, पैंजिया हैड ब्रोकन इनटू पीसेस यानी कि कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड. और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्बोनिफेरस पीरियड है क्या, और यही सवाल यूपीएससी ने एक बार पूछा भी हुआ है. ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है. तो ये देखो ये दो वर्ड से बनता है कार्बन प्लस फेरस, है ना. अब ये देखो कार्बन मतलब तो आप जानते ही हैं, और स्पेशली अगर कार्बन की बात करूं तो यहाँ कोल की बात की जा रही है. ठीक है, और फेरस मतलब बेयरिंग यानी लाने वाला, यानी कि कोयला को ले आने वाला, कोयला को एग्जिस्ट कराने वाला टाइम था आपका कार्बोनिफेरस पीरियड. सो इन शॉर्ट इफ यू वांट टू नो कि कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है, तो आप इसको कह सकते हैं, सबसे पहला टर्म दैट यू विल यूज फॉर इट इज इट वाज द पीरियड व्हेन कोल वाज फॉर्म्ड. मैम ये कोयला फॉर्म हो रहा है ना. कोयला का बनना अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है. मैंने अभी आपको जीटीएस और एचटीएस बताया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ह्यूमन टाइम स्केल. और ह्यूमन टाइम स्केल के अकॉर्डिंग क्या कार्बोनिफेरस पीरियड दोबारा आएगा? नो मैम. लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी जीटीएस के अकॉर्डिंग क्या कार्बोनिफेरस पीरियड दोबारा आएगा, जब हमें देखने को मिलेगा कि हाँ कोयला भी रिन्यू हो रहा है, बन रहा है आपके प्राकृतिक रूप से, नेचुरली कोल इज फॉर्म्ड. तो यस इट इज श्योरली पॉसिबल अकॉर्डिंग टू जीटीएस. इसीलिए मैंने आपको जीटीएस और एचटीएस का कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि ये यूपीएससी का ग्रोइंग ट्रेंड है. यूपीएससी अब जो है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहे हैं. आपको क्या लगता है, पीपल कम एंड से कि ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड एकदम खराब हो रखा है, इन्होंने तो ये सवाल पूछ लिया इन्होंने कि ये कोयला रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन. इट्स नॉट दैट सिंपल. प्लीज रीड द इंटायर क्वेश्चन. दे हैव रिटन अकॉर्डिंग टू GTS नॉट HTS. ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या है कि ये कार्बोनिफेरस कौन सा टाइम है, ये वो पीरियड है जब कोयला बन रहा है. ठीक है, कोल फॉर्मिंग पीरियड आप इसको कह सकते हैं. और इसका ड्यूरेशन क्या है, लगभग अगर इसका ड्यूरेशन मेंशन करना पड़ गया, द ड्यूरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 359 से लेकर के 299 मिलियन ईयर्स अगो. इतने मिलियन साल पहले इस टाइम पीरियड के बीच में आप देखेंगे कोयला बन रहा है, कोयला फॉर्म हो रहा है, और उसी को हम कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड. ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो पूरा आपका, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये लैंड है और ये सब आपस में ये पानी है. इन्होंने बताया कि जब ये टूटने लगे तो सबसे पहले क्रैक आया था ऐसे बीच में, और नॉर्थ में एक अलग
और साउथ में एक अलग, बॉडी जो है नॉर्थ और साउथ में बट गई थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने, इनके अभी पूरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इनकी अभी पूरी हुई नहीं है, इसको जरा और लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू वेगनर, अगेन लिखो, अकॉर्डिंग टू वेगनर, वेगनर के मुताबिक, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, या फिर कॉन्टिनेंट्स मत लिखो, पैंजिया, ठीक है, पैंजिया ड्रिफ्टेड अपार्ट, पैंजिया ड्रिफ्टेड अपार्ट एंड हैड स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बट गई थी, ठीक है। और 2 पार्ट्स कहाँ कहाँ होंगे, एक नॉर्थ में होगा और एक साउथ में होगा। सबसे पहला जो था उसका नाम इन्होंने रखा लॉरेशिया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ वाला पार्ट था, और दूसरा पार्ट था उसका ये नाम इन्होंने दिया गोंडवाना लैंड, और आप यही गोंडवाना लैंड पढ़ते हैं, ये साउथ में जो पार्ट टूटा था वो है। और आप पढ़ते हैं ना, आप इंडिया भी पढ़ते हैं, डेक्कन प्लेट्यू पढ़ते हैं या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ते हैं, आप बोलते हैं कि इट वाज इन द एंशिएंट टाइम्स, इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, है ना। और मतलब एकदम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ये जो है गोंडवाना लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। दिस इज दिस गोंडवाना लैंड जिसके हम लोग बात करते हैं। तो जो नॉर्थ में जो पार्ट आपका देखने के लिए मिल रहा है, जो स्प्लिट हुआ उसको हमने कहा लॉरेशिया, और जो साउथ में स्प्लिट हुआ उसको हम लोगों ने कहा गोंडवाना लैंड, ठीक है। और सराउंडिंग वाटर को हमने क्या कहा, पैंथेलसा। एविडेंसेस जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि चलो थ्योरी तो हो गई मैम, क्या कल हम भी कल को ऐसे उठ करके ये सब कहानियां, ये सब ऐसे सब बता सकते हैं? कुछ भी ऐसे जा करके बता दो कि क्या करना है, ऐसे ऐसे कहानियां बना करके? नहीं, आपको इसमें क्या देने होंगे, आपको इसमें एविडेंसेस देने होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एविडेंसेस इन्होंने क्या बोला, जरा देखेंगे। ये इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने यहाँ तक की बातें बोली। अब भाई इनसे पूछा गया कि अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं अल्फ्रेड भाई तुम्हारी बात सही है, अब तुम जरा हमें एविडेंस यानी कि हमें सबूत दिखाओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, यानी कि एविडेंसेस गिवन बाय, एविडेंसेस गिवन बाय वेगनर, ठीक है। क्या एविडेंसेस इन्होंने दिए हैं ये जरा देखते हैं। सबसे पहला एविडेंसेस में सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि ये जो आप देख रहे हैं, जरा आपके पास अगर मैप होगा तो आप मैप निकाल करके देखेंगे, अदरवाइज आई विल शो यू द ग्लोब राइट नाउ। इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट देखो ड्रिफ्ट तो हुआ है, क्योंकि ये जो ग्लोब है आप देखिए, इस ग्लोब में आपको कुछ दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि ये आपका अफ्रीका है ना। और अफ्रीका में यहाँ पे ये आपको एक ये पजल का एक पजल का शैलो बॉक्स नजर आ रहा है। जैसे पजल क्या होता है, आपने ऐसे मान लो, ऐसे एक, ऐसे नहीं, मान लो एक ऐसे टुकड़ा होता है, ठीक है, और एक ऐसे टुकड़ा होता है, इसको मिला दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा ये। अब यही पजल की तरह इन्होंने बता दिया कि देखो ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के यहाँ पे जो आपको ये कट नजर आ रहा है ना, आप ठीक उसके ऑपोजिट अगर साउथ अमेरिका को देखेंगे, तो साउथ अमेरिका का अगर ये पूरा लैंड आप यहाँ लेकर के आके इसमें लगा देते हो, तो ये पूरा फुलफिल कर देगा इसको एक पजल की तरह, ठीक है। और ये मतलब एक रिजॉल्व्ड पजल की तरह फुलफिल करेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा अफ्रीका का ये बल्ज्ड आउट वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये नॉर्थ अमेरिका के यहाँ आप देख रहे हैं, ये थोड़ा बल्ज्ड इन मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, ये वहां पे जाकर के इसको फुलफिल कर देगा। तो सबसे पहला तो इन्होंने केस यही बोला कि भैया देखो, हमने तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका को बहुत ध्यान से उसकी टेरिटरीज को स्टडी किया है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सबसे पहला एविडेंस क्या था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो हो रही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जरा लिखेंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली ही मींस बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो कोस्ट लाइंस हैं, ठीक है, और कोस्ट लाइंस ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है, आप देखिए दे फिट टुगेदर, वो एक पजल की तरह, एक पजल पीस की तरह
फिट बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ही मेंशन्ड दैट द कोस्ट लाइन्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अफ्रीका मत लिख देना, ठीक है, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका fit together, it fits together like a puzzle piece। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक पजल के पीस हैं और उनको फिट बैठा दिया गया है। सो दे जस्टिफाई ईच अदर्स कॉर्नर्स, और वो एकदम फिट बैठते हैं, ठीक है। अगर आप इनको 1000 कॉन्टिनेंटल लाइंस से देखोगे, मतलब एक ओनली टू टेल यू द द एविडेंशियल थिंग, ये आप अगर इनको फैंथम लाइन से देखोगे, यानी कि एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लाइन होती है, तो आप जब इन्हें दिखाया जाता है, इट इज शोन बेस्ट एट 1000 फैंथम लाइन्स, 1000 फैंथम लाइन्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, उन शेल्फ का डिवीजन है, और 1000 डिविजन्स पे आप जा करके अगर देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका काफी हद तक सिमिलर कोस्ट लाइन्स शेयर करते हैं, मतलब एक पजल के पीस की तरह, ठीक है। तो ये तो आपका एविडेंस नंबर हो गया 1। जरा इस पूरे स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरा एविडेंस भी बनाना है। बनाना क्या है, बताया है भाई साहब ने, राइट। तो एविडेंस नंबर 1 हमारा हो गया, गिवन बाय वेगनर वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में सबसे बड़ा एग्जांपल इन्होंने किसका दिया, इन्होंने दिया साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का, ठीक है। अब दूसरा एविडेंस ये देते हैं, फॉसिल एविडेंस जिसको कह रहे हैं, ठीक है। फॉसिल एविडेंस, फॉसिल आप जानते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगता है फॉसिल बनने में, है ना। तो फॉसिल जब बन रहा है, ठीक है, आज से कितने मिलियन ईयर्स पहले फॉसिल जब हमारा बना, तब ये कह रहे हैं कि तब ये कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड नहीं थे, तब पूरा का पूरा पैंजिया था, और पैंजिया पे जो फॉसिल बन रहे हैं वो तो रहेंगे, भले वो डिवाइड हो जाए, भले साउथ अमेरिका अलग और अफ्रीका अलग हो जाए, भले एशिया अलग और यूरोप अलग हो जाए, भले अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाए, लेकिन एक टाइम पे अगर तुम्हारे वहां फॉसिल बना था तो वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो हर जगह मिलेगा। तो इसी फॉसिल का भी इन्होंने एविडेंस दिया। इसको जरा बढ़िया तरीके से यहाँ लिखेंगे, फॉसिल एविडेंस इन्होंने दिया, ठीक है। और फॉसिल एविडेंस में इन्होंने क्या दिया, ये जरा लिखेंगे। इन्होंने कहा कोल यानी कोयला, इन्होंने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें तो डिस्टेंट कॉन्टिनेंट्स में एक जैसे फॉसिल फ्यूल्स पाए गए हैं, यानी कि सिमिलर फॉसिल्स have been found in distant continents। सबसे पहले तो इन्होंने ये बात बोली, सब एवरीबडी वाज ऑल ईयर्स कि अच्छा सिमिलर फॉसिल पाई गई है। इन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल आई कैन फॉर श्योर टेल यू अबाउट मीसोसॉरस। मीसोसॉरस एक रेप्टाइल है, ठीक है, और ये मीसोसॉरस के फॉसिल्स, अभी तो हम फॉसिल्स की बात करें, फॉसिल्स मतलब समझते हैं ना, जीव जंतु जो भी क्रिएचर्स रहे हैं उनकी हड्डियां, ठीक है, उनके रिमेन्स, ठीक है। तो फॉसिल्स में इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है मीसोसॉरस का। इन्होंने बताया कि ये जो फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, ठीक है, मीसोसॉरस इज अ फ्रेश वाटर रेप्टाइल, और इसके, ठीक है, इसके फॉसिल्स जो है ना वो पाए गए हैं। फॉसिल्स हैव बीन फाउंड, कहाँ कहाँ पाए गए हैं, बोथ इन साउथ अमेरिका में भी पाए गए हैं, साउथ अमेरिका में भी पाए गए हैं, एंड अफ्रीका में भी। मतलब आप कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के पीछे हाथ धो करके भाई बंदा पड़ गया था, सॉरी, ठीक है। मीसोसॉरस की बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर रेप्टाइल। इन्होंने मीसोसॉरस के अलावा भी एग्जांपल्स दिए। ही कंटिन्यूड टू गिव द एग्जांपल ऑफ ग्लोसोप्लेरियस, ठीक है, ग्लोसोप्लेरियस ये एक फर्न की स्पीशी हो जाती है, ठीक है, ये दीज आर द स्पीशीज ऑफ फर्न्स। और ये आप देखेंगे ग्लोसोप्लेरियस जो है
ये इंडिया, एंटार्क्टिका और अफ्रीका तीनों जगह इन्होंने इसको प्रूव किया कि दीज आर फाउंड इन इंडिया, एंटार्क्टिका एंड अफ्रीका। अब जरा ध्यान से देखिए इन तीनों लोकेशंस को। इंडिया और अफ्रीका में चलो थोड़ी बहुत डिफरेंस में सिमिलैरिटीज में मान लेती हूँ, चल वो भी है नहीं लेकिन चलो मान लेते हैं। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, अफ्रीका से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरता है। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं, तो एंटार्क्टिका का क्लाइमेट, वहां का अडेप्टेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट वन ग्लोसोप्टेरिस या फिर ग्लोसोप्लेरियस is found in the entire region of India, Antarctica and Africa? So this is not something that I am saying, this is something that Alfred Wegener said while giving evidences for कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये सारे के सारे एविडेंसेस दिए। तीसरा एविडेंस भी जरा देख लो, इसको फिर कॉपी कर लेते हैं। तीसरा एविडेंस इन्होंने क्या दिया ये भी देख लेते हैं भाई। तीसरे एविडेंस में इन्होंने बताया पत्थर, चट्टाने, रॉक्स और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स। तो रॉक्स आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये 3 तरीके के रॉक्स हैं और जो पाए जाते हैं। खैर हम लोग उसको मेजरली आज के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द लिथोस्फेयर में जब ये एविडेंस दिया, रॉक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, रॉक्स और उनके स्ट्रक्चर्स का एविडेंस दिया, तो देखो ये क्या, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, रॉक्स में ये कहते हैं कि भैया देखो सिंपल सी बात है, जो भी चट्टाने आपको दिख रहे हैं, रॉक के टाइप्स हैं, जो भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं, आप देखोगे कि डिस्टेंट कॉन्टिनेंट्स में, जो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से काफी दूर हैं, वहां पे सिमिलर रॉक फॉर्मेशन हुआ है। तो the very first point that he made was similar rock formation, ठीक है, across distant continents, दूर दूर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें भी एक ही तरीके के, across distant continents, एक ही तरीके के रॉक्स वहां पे पाए जा रहे हैं। समझ में आया? अब आप यहीं पे टाइप्स में देख लेंगे। फॉर एग्जांपल यूएसए में आपने देखा है अपैलाशियंस माउंटेन्स, अपैलाचियंस भी कहते हैं उसको, ठीक है, अपैलाचियंस माउंटेन रेंजेस है ना, ये आपने यूएसए में देखा है। और ये जो माउंटेन रेंज आप यूएसए में देखते हैं, ये यूरोप के कैल्डोनियन माउंटेन रेंज से काफी ज्यादा सिमिलर है, इज वेरी मच आइडेंटिकल टू व्हाट, कैलेडोनियन माउंटेन रेंजेस, है ना। और ये कैलेडोनियन माउंटेन रेंजेस ये कहां से है, ये यूरोप से है। तो आप सोचो, एक यूरोप में और दूसरा आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, और यूएसए और यूरोप में ये जो दोनों अलग अलग, इंटायरली अलग अलग इसके लैंड मासेस हैं, एकदम दूर दूर हैं। और आप इसमें देखेंगे अपैलाशियन और वहां कैलेडोनियन, ये दोनों माउंटेन रेंजेस, ये दोनों जो पर्वतमालाएं हैं, ये काफी आइडेंटिकल हमें नजर आती हैं। they very much match with each other in terms of rocks, in terms of structure, in terms of so many things, ठीक है। तो ये हमारा एक थर्ड एविडेंस भी हो गया। फोर्थ एविडेंस में जरा फिर से इस स्लाइड को कॉपी कर लेंगे और देखेंगे, इन्होंने क्लाइमेट की बात कर दी, पैलियो क्लाइमेट की बात कर दी, यानी पहले जो है क्लाइमेट कैसा होता था, अभी क्लाइमेट कैसा है। पहले के क्लाइमेट को जानने के लिए अभी का क्लाइमेट तो जानना पड़ेगा ना भाई। जैसे वो धमाल में बोलता है कि प्लेन उड़ाने से पहले प्लेन के बारे में जानिए, तो आप भी जरा पैलियो क्लाइमेट पढ़ने से पहले जरा आज का क्लाइमेट देखें। तो ये यहाँ पे मैम नॉर्थ है, एक्सट्रीम नॉर्थ, और यहाँ पे एक्सट्रीम साउथ है, और यहाँ पे है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो भी कंट्रीज यहाँ जो भी कॉन्टिनेंट्स या फिर यहाँ है, इनके पास जो इनका क्लाइमेट है वो काफी हद तक मतलब ठीक है, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं। लेकिन जो एक्सट्रीम नॉर्थ में है, आर्कटिक रीजन,
जो एक्सट्रीम साउथ में है, अंटार्कटिक रीजन, ये आप देखेंगे दीज आर वेरी वेरी कोल्ड, दीज हैव अ कोल्डनेस, दीज आर कूल्ड एंड इनका जो कूलनेस आप देखते हैं ना वो एक्सट्रीम लेवल का कूलनेस हो जाता है। तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि एल्फ्रेड वेगनर ने क्लाइमेट के बारे में क्यों क्या बोला, क्योंकि आज का क्लाइमेट तो आप देख ही रहे हैं ना, आज का क्लाइमेट एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में क्या है, कोल्ड है, और बीच में जो है थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट है। तो जो चौथा एविडेंस इन्होंने दिया है, दिस वाज पैलियो क्लाइमेट एक्सपीरियंस। जब भी वर्ड आएगा पैलियो तो आप समझ जाइएगा कि ये प्राचीन टाइम की बात हो रही है, काफी पुराने टाइम की बात हो रही है। तो पैलियो क्लाइमेट एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये पैलियो क्लाइमेट एक्सपीरियंस इन्होंने क्या बोला इसमें, इन्होंने कहा कि भाई देखो आज की डेट में जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं जैसे इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है ना, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि आज के डेट में जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जैसे कि कौन कौन सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इवन आप अफ्रीकन कंट्रीज को भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में ग्लेशिएशन का एविडेंस मिल रहा है। ग्लेशिएशन मतलब अभी बताती हूँ। तो द एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। अब देखो जो भी आपका ये ग्लोब जरा ध्यान से देखिए, इस ग्लोब में आपको क्या नजर आ रहा है, एक्सट्रीम नॉर्थ में और एक्सट्रीम साउथ में बहुत ठंडी होती है मैम, और जितने आपके, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हिमनद जो होता है ना, जो ग्लेशियर्स होते हैं वही एक्चुअल सोर्स होते हैं आपके पानी के, जो भी नदियों में पानी आ रहा है, जो कुछ भी है वहीं से जो है पिघल करके पानी आता है। और ये ग्लेशियर्स होती कहाँ है, एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में, यानी पोल्स के पास, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि इंडिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये जितने भी आपके ये ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज समझते हो ना, ट्रॉपिक्स के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इन सबों के पास जितनी भी कंट्रीज है आप उनमें देखते हैं उसमें भी ग्लेशियर्स का एविडेंस हमें दिखाई दिया है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या निकला, हेंस दे वर वंस, एक टाइम था, हेंस दे वर वंस, एक टाइम था जब ये ट्रॉपिकल कंट्रीज कहाँ थे, पोल्स के पास थे, दे वर वंस लोकेटेड नियर पोल्स। समझ में आया, ये पहला एविडेंस है। पैलियो क्लाइमेट एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने पहला एक्सपीरियंस ये बताया कि भाई ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं उनमें भी ग्लेशियर का जो ट्रेस है वो मिला हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कंट्रीज भी कभी ना कभी पोल्स के पास रही हो। अच्छा भाई, अब दूसरा, ये तो इसका ए लिख लो उसको, ठीक है। अब इसका बी नंबर एविडेंस पैलियो क्लाइमेट में ही देखो, इन्होंने कहा कोल, ठीक है, कोल का प्रेजेंस, कोल का एविडेंस यानी कोयले का प्रेजेंस। अब आप जो कोल देख रहे हैं, कोल का डिपॉजिट जनरली आपको वार्म क्लाइमेट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कोल डिपॉजिट्स आर जनरली थोड़ा अच्छे से, आर जनरली फाउंड इन वार्मर क्लाइमेट। ये तो हम सबको पता है मैम, वार्मर क्लाइमेट में आपको ज्यादातर दिखता है कोल डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अंटार्कटिका में एक रिसर्च होता है जहां पे ये पाया जाता है कि कोल डिपॉजिट्स वहां पे भी प्रेजेंट हैं। सो बट द प्रेजेंस ऑफ कोल इन अंटार्कटिका suggests that it was located once near the equator। यानी कि हो सकता है कि ये आपके इक्वेटर के पास कभी ना कभी क्या हो, लोकेटेड हो। समझ में आया ना।
इट वॉज वंस लोकेटेड नियर द इक्वेटर। तो आप देखिए जो इक्वेटर के पास रीजन्स हैं उन्हें बता रहा है कि पोल के पास हो सकते थे वो, क्योंकि वैसे फीचर्स दिखाई देते हैं, और जो पोल्स के पास हैं जो फीचर्स जो रीजन्स, उनको कह रहा है हो सकता है ये इक्वेटर के पास थे, क्योंकि ये जो है ऐसे फीचर दिखा रहा है। और इसीलिए कहा गया बिकॉज द फीचर्स, जो आप पोल का फीचर अलग है, जो आपके इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन का फीचर अलग है, क्योंकि ये क्रॉस कर रहे हैं, है ना, ये उसमें भी पाए जा रहे हैं, उसमें देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया कि जी हाँ, ये जो बात कर रहा है ये बंदा अल्फ्रेड वेगनर, उसमें देखो दम तो है। और सबसे ज्यादा दम इस बात में तब आ गई ना जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका का कोस्ट लाइन देख लिया, एकदम सिमिलर। आई मीन जस्ट यू जस्ट लुक एट इट, इफ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली यू विल फाइंड कि ये कितना ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। सो ये एविडेंसेस थे जो इन्होंने बोला। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज आपके पास थोड़ी बहुत विजिबल एविडेंसेस हैं, है ना, विजिबल एविडेंसेस के माध्यम पे आप ये थ्योरी को प्रपोज नहीं कर सकते। विजिबल एविडेंसेस के अलावा वायबल मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। इन्होंने कह दिया मून का टाइडल फोर्स है, उसके कारण जो है ना ये टूट गए, ठीक है। अब देयर वाज अ टाइडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, एंड दैट इज व्हाई इट मैनेज्ड टू समहाउ सेपरेट द एंटायर पैंजिया into so many continents. But trust me, this is not a viable mechanism, and based on such visible evidences only you cannot name a theory, you know, you cannot give an entire theory for the entire sake of the, क्योंकि ये आप देखिए ये जो थ्योरीज जा रही हैं इनको पढ़ा जा रहा है रिसर्चेस में, रिसर्चर्स इनके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, इस पे नॉलेज खर्च किया जा रहा है। सो इफ यू आर अबाउट टू गिव अ थ्योरी लाइक बिग बैंग एंड प्रपोज so many good evidences, so many mechanisms, if you don't have any viable mechanism। और आपको पता है मैं हमेशा बच्चों को यही बताती हूँ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आपको अलग अलग पढ़ाया जाता है, ये अलग अलग पढ़ने का विषय नहीं है, ये सेम विषय है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ही है, ओनली दैट उन्होंने एक वायबल मैकेनिज्म बता दिया है, कि उन्होंने बता दिया है कि अगर ये कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहे हैं पेंजिया से तो वो क्यों हो रहे हैं और वो कैसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि प्लेट्स हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके नीचे प्लेट्स हैं, प्लेट्स जो पता है जो तैर रहे हैं मैंटल के ऊपर। आपको मैंने बताया था ना मैंटल के ऊपर एस्थेनोस्फेयर की एक लेयर होती है, सेमी फ्लूइड एक लेयर होती है, और उसी के ऊपर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं ये प्लेट्स। और रिलेटिव टू ईच अदर, एक बार फिर आपके सामने आएगा ये सेंटेंस, रिलेटिव टू ईच अदर ये प्लेट्स मूव करते हैं। और यही प्लेट्स मैंने आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताया था मूवमेंट एक बार, खैर मुझे लगता है मैंने एनसीईआरटी में बताया था, आप एनसीईआरटी की क्लास, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ बोलूंगी, आप मेक श्योर कीजिए कि माजिद हुसैन की इंटायर सीरीज जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि साथ साथ एनसीईआरटी के जितने भी सीरीज चल रहे हैं ज्योग्राफी के, क्लास वाइज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसको भी जरा देखते हुए चलिए, उसको भी पढ़ते हुए चलिए, वो आपका बेसिक क्लियर करेगा। हालांकि बेसिक हम यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट्स में जो प्लेट्स हैं वो रिलेटिव टू ईच अदर मूव कर रहे हैं, है ना, दे आर फ्लोटिंग ऑन मैंटल एंड दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। तभी आप देखते हैं कि कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, कन्वर्ज हो जाते हैं तो पहाड़ बन जाता है, और डाइवर्ज हो जाते हैं तो खाई बन जाती है, ठीक है, ट्रेंच बन जाते हैं। तो दीज आर सम एविडेंसेस गिवन बाय वेगनर। ऑल्दो वेगनर जी ने ये सारे एविडेंसेस दिए, लेकिन इनकी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है। इसको लिखेंगे दिस थ्योरी was rejected by, रिजेक्ट हो गई थी by many geologists and geophysicists, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हुई थी? ड्यू टू लैक ऑफ वायबल मैकेनिज्म, वायबल मैकेनिज्म की कमी की वजह से ये थ्योरी जो है आपकी रिजेक्ट हो गई थी, ड्यू टू लैक ऑफ वायबल मैकेनिज्म, क्योंकि केवल और केवल प्रेजेंस क्या था, ओनली
only visible evidences given by वेगनर, है ना। वेगनर का नाम याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कार का नाम याद रख लेंगे, वेगनर याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करने के साथ साथ इसकी काफी आलोचना भी की गई, यानी कि क्रिटिसिज्म भी किया गया। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एक टाइम पे सबसे पहली थ्योरी थी जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स का एग्जिस्टेंस जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको जो है मैसिव तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या क्या बोल करके, पॉइंट्स क्या क्या है, देखो मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स और जितना भी एनालाइज हम लोग कर रहे हैं ना इस टॉपिक को, बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो बाय दैट मीन्स आप देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया और इन्होंने इस क्रिटिसिज्म में बोला, इन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है ना, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है कि कॉन्टिनेंट्स पहली बात तो मूव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मूवमेंट, सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था। इन्होंने बोला कि दिस थ्योरी फेल्स to explain a viable mechanism on how the continents moved। कैसे ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे कॉन्टिनेंट मूव किया, ये तो बता दो। क्या उसके पीछे मैकेनिज्म बोलोगे, क्या साइंस है उसके पीछे, ठीक है। दूसरी चीज जो है ओशन फ्लोर्स की बात कही है, ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करती हूँ, ठीक है। ओशन फ्लोर्स, इन्होंने कहा, क्रिटिक्स ने कहा कि आप मुझे ये बताओ, व्हाई ओनली द कॉन्टिनेंट्स एंड नॉट द ocean floors have moved, had moved। अब देखो ध्यान से ये क्या क्या रहा है। All it means to say is, आपको मैंने बताया था ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे होते हैं, लिथोस्फीयर में बताया था ना, कॉन्टिनेंट्स ऐसे होते हैं, लैंड मास ऐसे होता है, फिर नीचे चल के ये ऐसे 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 होते हैं। एक टाइम था जब रेन के कारण और कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन के कारण, बहुत सारे आप धीरे धीरे पढ़ोगे। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर में मैंने बताया भी था, साइकिल्स के कारण इसमें जो है पानी भरता गया, ठीक है। और पानी भर भर के ये लेवल जो है, ये लेवल यहां तक आ, आप यहाँ पे खड़े होते हो और आप कहते हो, ओ भाई ये जो ओशन है, ये जो सागर है, ये जो सी है, ये जो समुद्र है, ये कितना गहरा है। गहरा क्या है, क्योंकि लैंडमास तो हर जगह है अर्थ के ऊपर, लेकिन बस डिफरेंस क्या हो जाता है कि लिथोस्फीयर का ये भाग जो है ना, जिस पे आप खड़े हो, इसको आप लैंड बोल देते हो, और लिथोस्फीयर का एक निचला पोर्शन, ये भी लिथोस्फीयर ही है, आप इसको ओशन फ्लोर बोल देते हो। ये जो है समुद्री सतह है, ओशन फ्लोर, और इस ओशन फ्लोर के ऊपर जो पानी है उसको हाइड्रोस्फीयर में काउंट कर देते हो। समझ में आया। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बात की जा रही है, वो क्या बात कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि लिथोस्फीयर, ये जो लिथोस्फीयर का पार्ट है, ये स्लाइड करके मूव कर रहा है ऐसे। तो इन्होंने पूछा कि भैया लिथोस्फीयर का पार्ट तो ओशन फ्लोर भी है ना, तो ओशन फ्लोर क्यों नहीं मूव कर रहा है ना। इस समय तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आई थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती तो बताती कि केवल यहाँ के प्लेट्स मूव कर रहे थे, यहाँ के प्लेट्स मूव नहीं कर रहे थे। दिस माइट बी द रीजन, but since we did not have plate tectonic theory, we continued to believe in the criticism given by the other geophysicists, geomorphologists, that why the question remains the same, why the lithospheric land, why the continental land is moving and not the ocean floor land is moving, ठीक है। तो ये इनका दो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया सामने। इस क्रिटिसिज्म ने इस पूरी की पूरी थ्योरी को दबा करके रख दिया, और माजिद हुसैन साहब अपने किताब में बोलते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर वाज प्रूवन अ क्रैंक,
मतलब उनके ऊपर काफी उपहास हुए, उनका मजाक उड़ाया गया कि भाई ये तो वही बात होगी कि कोई भी कहानी लेकर के आप आ जाते हो। बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ हिज स्टोरी। इनके स्टोरी में एड ऑन हो जाता है इन 1967 एक नया चीज जिसको मैं आपको बताती हूँ, विच इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, सो यू प्लीज यू नोट इट डाउन दैट लेटर इन 1960s, 1960s में क्या होता है ये हमारा जानना जरूरी है। 1960s में एक थ्योरी आती है जिसने कि एक मैकेनिज्म तैयार करके दे दिया, और मैकेनिज्म ये था लेटर इन 1960s क्या, अ थ्योरी नेम्ड, एक थ्योरी जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना, was coined, एक थ्योरी ऐसे कॉइन की गई, was coined। ठीक है, ये जब थ्योरी आई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इट प्रोवाइडेड, इसका सेकंड फॉर्म लिखना, दैट इट प्रोवाइडेड सम मैकेनिज्म्स, कुछ मैकेनिज्म्स दिया इसने, मैकेनिज्म्स लाइक, इसने कुछ मैकेनिज्म्स दिए जैसे कि सबसे पहला इसने बोला सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, इसने बोला, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का फेलियर के पीछे एक और सबसे बड़ा एक कारण ये था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज बैक्ड ओनली बाय वन साइंटिस्ट, वन जियोलॉजिस्ट, बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर काफी सारे जियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे देखा कि क्या क्या चीजें हैं, उसको प्रूफ करने के लिए जुटे। एंड देयर आफ्टर यू विल ऑल्सो सी द फैक्ट कि इन लोगों ने मिल करके बहुत सारे ऐसे वैसे मतलब जितने भी एविडेंस ये कलेक्ट कर सकते थे किया, उसके ऊपर कलेक्टिवली काम किया और उसको प्रूफ कराने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसी में से एक है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब आप ये देखिए, जैसे कि सी फ्लोर एक आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप लिख लीजिए हैरी हेस। ठीक है, हैरी हेस, यहां से भी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक सेंटेंस बेस्ड सवाल पूछा है कि हु वाज द डिस्कवरर। तो डिस्कवरर इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, देयर वर सो मेनी साइंटिस्ट, सो मेनी जियोलॉजिस्ट, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज ओनली अल्फ्रेड वेगनर। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कही हैरी हेस ने। जो मैंने आपको भी बताया ना, ओशन फ्लोर क्यों नहीं मूव किया, इसका मैकेनिज्म इन्होंने बताया। इन्होंने मैकेनिज्म क्या बताया, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। अच्छा, और सबसे बड़ा सवाल कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ये मूव कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे इन्होंने जो है कुछ मैकेनिज्म्स दिया, जैसे कि मेंटल कन्वेक्शन। आप जानते हैं कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना, मेंटल, मेंटल में आप जब जाएंगे तो अपर मेंटल सेमी फ्लूइड है भाई, है ना, गर्म है, 1000 से 15000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और वहां पे आपके प्लेट्स फ्लोट करते हैं, तो करंट जो है ऐसे कन्वेक्शन करंट ऐसे 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 ऊपर जाती है। एंड दीज ट्राई टू मैनेज, और ये मतलब मैनेज थ्रू द क्रैक्स, और ये इट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट कमिंग फ्रॉम मेंटल दैट यू सी द कॉन्टिनेंट्स एंड द प्लेट्स आर मूविंग। तो इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब ये थ्योरी ले करके आ रहे हैं, इन्होंने ये दो बड़ी चीजें जो है रख करके सामने दी, ये दो बड़े मैकेनिज्म प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से सामने रखा, और यही दोनों थ्योरी आप देख रहे हैं ना। अच्छा, बहुत सारी थ्योरीज दी प्लेट टेक्टोनिक ने, इन्होंने एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का भी कॉन्सेप्ट दिया, इसको भी लिख लीजिए जरा। थर्ड वाज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट थे, तुजो विल्सन। ठीक है, तुजो विल्सन, आई एम नॉट रॉन्ग, यस। ठीक है, अब ये देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यहाँ पे मैंने नाम ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, और इस थ्योरी ने मैकेनिज्म दिए। अब आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे क्रिटिसिज्म में, तो हमने क्रिटिसाइज क्या किया हुआ था भाई, कहाँ गया, हमने क्रिटिसाइज क्या किया गया था, ये क्या किया हुआ था, ये क्रिटिसिज्म था।
only and only visible evidences were given by Wegener and no viable mechanisms were given by Wegener. तो अब वेगनर ने जो कि वायबल मैकेनिज्म नहीं दिया था, इसी वायबल मैकेनिज्म को दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ने. इट प्रोवाइडेड सम मैकेनिज्म्स लाइक सी फ्लोर स्प्रेडिंग, लाइक मैंटल कन्वेक्शन, लाइक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स. ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने जो कि एक्सप्लेन कर पाया. ठीक है, विच कुड एक्सप्लेन. इट प्रोवाइडेड सम मैकेनिज्म्स लाइक दीज दैट could back up the concept coined by continental drift theory. That was backed up by continental drift theory. और ब्रैकेट में लिख लेना अल्फ्रेड वेगेनर. समझ में आया? अल्फ्रेड वेगेनर. और अब जो है जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको पोस्टमार्टम किया है, जो भी आपका ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको. तो अब देखेंगे कि हमने लिखा क्या क्या है, और मेंस के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपसे जीएस में पूछे जा चुके हैं 2015, 2018, 2022, है ना, 2023 में भी. तो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे और आप देखेंगे जब मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी तो कैसे उसको आपको लिखना है. ठीक है, जरा स्टार्टिंग से देखते हैं. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है? मैंने आपको बताया थ्योरी से पहले क्या है, ये नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि कॉन्टिनेंट्स आपस से अलग हो रहे हैं. ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने ये पूरी थ्योरी दी हुई है अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन में लिखा हुआ है. ये प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट चेक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर आप ये देखिए कोर आइडिया क्या है. यहाँ पे कोर आइडिया है कि कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पे पैंजिया थे. पैंजिया मतलब ऑल अर्थ, उसके वो सराउंडेड थे पैंथेलसा से, जो कि ऑल ओशन. ये पूरा का पूरा सेपरेशन कार्बोनिफेरस पीरियड में किया गया है. और वेगनर ने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई. लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का भी कॉन्सेप्ट बताया कि पैंजिया ही दो टुकड़ों में बट गया, नॉर्थ वाला लॉरेशिया और साउथ वाला गोंडवाना लैंड. एविडेंसेस क्या क्या वेगनर ने दिए हैं यहाँ पे. सबसे पहले बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यानी जो साउथ अमेरिका था और अफ्रीका, मतलब है ऑफ कोर्स, साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में एक पजल पीस की तरफ फिट बैठते हैं. ठीक है, ये एक पहला एविडेंस है. फॉसिल मीसोसॉरस जो कि एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दोनों के ही बेसिकली रीजन्स में देखने के लिए मिलेगा. ग्लोसोप्लेरियस या फिर ग्लोसोप्टेरिस, ठीक है, ये फर्न की स्पीशीज है जो अगेन आपको इंडिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका में देखने के लिए साथ साथ मिलेंगे. रॉक्स का और उसका टाइप्स और स्ट्रक्चर बताया. इन्होंने कहा कि अलग अलग दूर दूर स्थित जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें भी सिमिलर रॉक फॉर्मेशन है. जैसे एपेलेशियन जो कि आपके माउंटेन रेंजेस यूएसए में है, वो आइडेंटिकल है, काफी सिमिलर है. उनके रॉक्स, उनके स्ट्रक्चर, उनका फॉर्मेशन काफी सिमिलर है व्हेन इट कम्स टू यूरोप का कैलेडोनियन माउंटेन रेंजेस. इन्होंने एविडेंस दिया कि पैलियो क्लाइमेट एक्सपीरियंस कैसा है भाई, कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में कुछ कुछ चीजें जैसे ग्लेशियर का प्रेजेंस ये बताता है कि एक टाइम पे वो पोल्स पे हो सकते थे. और आपके पोलर रीजन्स में जैसे कि अंटार्कटिका में कोल का प्रेजेंस होना बताता है कि हो सकता है एक टाइम पे ये इक्वेटर के पास थे, क्योंकि कोल डिपॉजिट्स जनरली दे आर फाउंड इन वार्मर क्लाइमेट. तो ये कुछ एविडेंसेस वेगनर ने दिए जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रपोज किए गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिसिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया. क्यों? उन्होंने कहा कि आप केवल जो दिख रहा है वो बता रहे हैं, विजिबल एविडेंसेस बता रहे हैं, आप वायबल मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, आप उसके पीछे क्या हो रहा है, वो फंक्शन क्यों हो रहा है, ये नहीं बता रहे हैं. तो इसको क्रिटिसाइज किया गया बोल करके कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं. तो भाई एक बात बताओ, आखिरकार ये मूव कर कैसे रहे हैं, व्हाट इज द वाइबल मैकेनिज्म बिहाइंड इट. और अगर ये मूव कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव कर रहे हैं, ओशन फ्लोर मूव क्यों नहीं कर रहा है ना. और इसीलिए 1960s में जब आप जाओगे तो एक थ्योरी आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और उसने बताया एक कुछ कॉन्सेप्ट्स उसने लिखा है. उसने कहा सी फ्लोर स्प्रेड होता है. ठीक है, हैरी हेस ने बताया.
मेंटल कन्वेक्शन की वजह से ये मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये कोई अलजेब्रा के टॉपिक्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगे। जब इतना समझ में आ गया ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये भी आ जाएगा। अभी इसको आराम आराम से पढ़ेंगे, पहले सुनो बात को, ठीक है। तो मेंटल कन्वेक्शन हो गया, राइट। मेंटल कन्वेक्शन की वजह से ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स की वजह से, फॉल्ट्स बीच बीच में जो है ना, फॉल्ट्स यानी कि क्रैक्स, ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का कॉन्सेप्ट टूजो विल्सन ने दे दिया। यानी ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आए जिन्होंने कुछ मैकेनिज्म, मतलब एक मैकेनिज्म के रूप में आए, और जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भाई भले विजिबल एविडेंसेस थे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट सही था, ठीक है। स्टिल इट इज नॉट 110% प्रूवन, इसीलिए इसको भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, नॉट प्लेट टेक्टोनिक लॉ। समझ में आया? और ये जो है आपका इंटायरली ये सारी चीजें हैं। अब जरा देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। आप जरा मेंस देखेंगे, मेंस का एक क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी सिंपल सी बात है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कस करिए एंड हाउ इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक, और कैसे मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स का बेसिकली फॉर्मेशन, फाउंडेशन हो रहा है। ये मेंस का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, अभी मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर भी कराती हूँ। आप इसमें इंक्लूड क्या कर सकते हैं, आप इसमें इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि वेगनर का आइडिया क्या था, पेंजिया वाला, राइट। आप इसमें एविडेंसेस जो जो वेगनर ने दिए थे, फॉसिल का एविडेंस दिया था, रॉक का दिया था, पेलियो क्लाइमेट का, देख रहे हो कितनी इजी चीजें दिख रही हैं आपको। अगर आपने यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एकदम इनिशियल लेवल से ना पढ़ा होता, तो आपको नहीं समझ में आता कि ये क्या लिखा हुआ, राइट। तो फॉसिल रॉक्स, पेलियो क्लाइमेट, ये आपके कुछ एविडेंसेस हैं, इनका आप जिक्र कर सकते हो। लेकिन इसकी वीकनेस क्या था, क्रिटिसिज्म क्या था, क्योंकि एक वाइबल मैकेनिज्म नहीं था इनके पास। ट्रांजिशन टू प्लेट टेक्टोनिक्स, और धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स ने कैसे ये मैकेनिज्म को पूरा किया और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एग्जिस्टेंस को सही ठहराया, ठीक है। आप ऐसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं एंड सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि आज के डेट में फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थक्वेक्स होते हैं, माउंटेन बन रहा है, तो ये क्या है, ये सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आ रहा है। कैसे आ रहा है मैम? तो सोचो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर ना होता तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आ रही है आपकी? 1967 में। तो पहले रिसर्चर्स को टाइम लगता ये जानने में कि आखिरकार ये जो प्लेट का कॉन्सेप्ट है ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था तो ऑलरेडी पता था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, तो इन्होंने इसको यहाँ से रिलेट किया, तो इनकी जो रिसर्च है वो थोड़ी सी इजी हुई। लेकिन ये ना होता तो जीरो से रिसर्च ये करना पड़ता। और दूसरी चीज ये भी है आपकी कि क्योंकि अब हमें प्लेट्स का कॉन्सेप्ट पता चला, तो प्लेट्स ही हैं जो कन्वर्ज जब होते हैं तो क्या होता है, माउंटेन बनता है। ये जब डाइवर्ज होते हैं तो ट्रेंच बनता है। ये प्लेट्स ही हैं जब एक दूसरे से जो है ऐसे रगड़ खाते हैं, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट इसको जो कहते हैं, तो अर्थक्वेक आता है, राइट। तो इन सच वे यू विल सी, इसको आपने लास्ट में अगर ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी से देखो, हमेशा एक बात याद रखना, मेंस का कोई भी आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन भले ही छोटा सा पूछा गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में आप कोई आंसर लिखा, ठीक ठीक है भाई, आपने आंसर लिखा, प्लीज मेक श्योर कि आप उस आंसर के कंक्लूजन में उसी टॉपिक से रिलेटेड एक मैक्रो थीम को पकड़ लीजिए। यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अगर आप उसके बारे में लिख रहे हो, आप सब कुछ बताओ, उसका मैकेनिज्म बताओ, उसका वेयर अबाउट्स बताओ, उसके बेनिफिशियरीज बताओ, उसके पीछे जो भी सरकार जो कुछ भी प्रोवाइड कर रही है वो बताओ, सरकार का एम बताओ। लेकिन कंक्लूजन में आओ तो एक मैक्रो थीम पकड़ लो, एक बड़ा थीम। क्या है बड़ा थीम इसके पीछे? पॉवर्टी एलिमिनेशन, और वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपको 17 के 17 लर्न होने चाहिए। अगर लर्न होंगे तब आप बोल पाओगे कि हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG नंबर दिस विच टॉक्स अबाउट पॉवर्टी एलिमिनेशन। टुडे इंडिया इज इंडिया इज एक्सपैंडिंग इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन, और इस तरीके के प्रोग्राम्स और भी आएंगे तो और भी ज्यादा पॉवर्टी एलिमिनेट होगी, राइट। तो ऐसे आप देखेंगे कि था केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,
लेकिन आपने कंक्लूजन में मैक्रो थीम पकड़ लिया कि क्यों ले आया गया इसे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जामिनर का पूरा अटेंशन कैच करने में, कि आपको जब सिचुएशन में फंसाया जा रहा है तो भी आपको अपना अल्टीमेट गोल पता है। समझ रहे हो? एंड सेम हैपेंस ओवर हियर। आप इस पूरे मेंस में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ओरिजिन का कनेक्शन लिखो, सब कुछ लिखो, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन तक आते आते बताओ कि आज के डेट में अर्थक्वेक्स इतने ज्यादा टेंडेंसी में हम देख रहे हैं। आज के डेट में माउंटेन बिल्डिंग्स आप देखते हो, ऐसे हिमालयन रेंजेस सो मच सो बिग एंड सो furious, these Himalayan ranges that you see across India, across Tibet, across China, you will be shocked to know that these Himalayan ranges are new, they are young, ये young mountains हैं, इन्हें बहुत साल नहीं हुआ है और ये आज भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर के एक स्पीड से जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर नहीं, 0.5 सेंटीमीटर मे बी, थोड़ा सा आंकड़ा एक बार चेक कर लेना, बट व्हाट आई मीन टू से इज दे आर स्टिल मूविंग, दे आर स्टिल ग्रोइंग। ठीक है, तो मेजर टॉपिक्स क्या हैं आपके? माउंटेन बिल्डिंग, अर्थक्वेक्स हो गए, इनको लास्ट में आप चल करके रिलेट कर देंगे एंड देयर आफ्टर यू कैन सी कि ये जो यूपीएससी मेंस का सवाल आपसे पूछा गया है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड हाउ इट लेड फॉर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए मैम, कैसा दिखना चाहिए? यही तो है पूरा आंसर। आपको पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको इनका कोर आइडिया बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा किस पीरियड में हुआ, इन्होंने क्या क्या बोला है, आप इनके एविडेंसेस को गिनाओगे। फॉसिल हो गया आपका, रॉक्स हो गए आपके, पैलियो क्लाइमेट हो गया, ठीक है, और फिर बताओगे कि क्यों काम नहीं कर रहा था, यानी क्रिटिसिज्म, वीकनेस थी इसमें, और तभी प्लेट टेक्टोनिक्स आया। और प्लेट टेक्टोनिक्स फाउंडेशन कैसे बनता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, क्योंकि भाई इसने ऐसे ऐसे मैकेनिज्म दिए। तो आज आपने माय डियर फ्रेंड्स जितना भी नोट्स लिखा है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स तो हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में ये आपके इस क्वेश्चन का एक आंसर की तरह भी सर्व कर रहे हैं। ठीक है, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड वेगनर्स आइडिया ऑफ पैंजिया, you have given evidences like fossils, rocks and paleoclimate, you have told the weakness and the lack of viable mechanism, and then you have mentioned the transition to plate tectonics that provided for some mechanisms which could explain the basic and the basis of continental drift theory, and at last you will also write the significance कि क्या ये फिजिकल ज्योग्राफी में रोल प्ले करते हैं। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि इस क्लास को अच्छे से करने के बाद, रिविजन करने के बाद, ये मेंस का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर से जरूर लिख। ठीक है, आई कीप चेकिंग द कमेंट्स, आपके जितने भी कमेंट्स ऐसे प्रीवियस वीडियोस में भी, जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होती है मैं उस पर कमेंट चेक करती रहती हूँ। तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट यू विल सी, एक यूपीएससी का पीवाईक्यू आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो दिस क्वेश्चन इज इंटायरली डिपेंडेड अगेन, जो कि आपने अभी अभी देखा, जो भी आपने अभी अभी पढ़ा है, वट एवर आई हैव टॉट यू अगेन कार्बोनिफेरस पीरियड के बारे में। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड आपने देखा है ऑलरेडी, ऐसा टाइम पीरियड जहां पे कोल फॉर्म हो रहा था, राइट। So now it marks the beginning of the formation of Pangaea, right? क्या हमने ये पढ़ा है कि पैंजिया जो था, ये पैंजिया के फॉर्मेशन का एकदम बिगिनिंग मार्क कर रहा है। इट फॉर्म्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, और इनफैक्ट जो आपने पैंजिया का डिसइंटीग्रेशन देखा है, आपने देखा कि वेयर एंड व्हाट टाइम पीरियड इज इट कंटिन्यूइंग, व्हाट टाइम पीरियड इज इट गोइंग, इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड। तो यहाँ पे एक चीज जरा सा गलत हो सकती है, वो मैं अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ करके और फिर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिजर्व्स आर ऑफ कार्बोनिफेरस ओरिजिन एंड मैमल्स इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड। ठीक है, तो अब देखो मैमल्स का तो कहीं पे भी जिक्र हम लोगों ने देखा नहीं कार्बोनिफेरस में, और है भी नहीं, और ऐसा नहीं है उसके पहले हो नहीं सकते, मे बी होंगे। ठीक है, सो वी हैव नॉट सीन एनी डिस्कशन रिगार्डिंग मैमल्स, सो वी विल एक्सक्लूड इट वेरी फर्स्ट। ठीक है, नाउ इट कम्स टू पैंजिया। पैंजिया का फॉर्मेशन और डिसइंटीग्रेशन, और वही कार्बोनिफेरस पीरियड में ये कोल का फॉर्मेशन, ये दोनों ही आपके कब हो रहे हैं? 1 and 2 इज द करेक्ट कार्बोनिफेरस पीरियड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए। ये 2014 में प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब देखो, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस की थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें जब हम बताते हैं कि सन इतने इतने में इस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया है, तो आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई में उसको छोड़ देते हो। आप कहते हो ये कौन सवाल पूछता है। ऑफ कोर्स यूपीएससी इतना सिंपल नहीं है कि वो आपसे पूछेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो बेसिकली डिस्कवरर थे वो कौन थे, लेकिन यूपीएससी इज स्मार्ट इनफ टू मेक स्टेटमेंट्स लाइक दीज फॉर यू, और आपके सामने बता देता है एल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस, टूजो विल्सन, इन तीनों का नाम लिखा है और इन तीनों के आगे एक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और ये तीनों मैंने आपको बताया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सीन दीज थिंग्स। कहाँ गया भाई, जरा लगाते हैं, इज राइट हियर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग आप देख रहे हैं हैरी हेस, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आप देख रहे हैं टूजो विल्सन, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना, और ये एल्फ्रेड वेगनर। तो ये तीनों के तीनों भी वंस अगेन आपके सही हो गए। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप देखिए, प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया सवाल है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन करता है द ओरिजिन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशन और कॉन्टिनेंट्स, क्यों? ओशन फ्लोर्स की बात नहीं कर रहा है, ओशंस की बात कर रहा है, और कॉन्टिनेंट्स जो कि ओशन को धक्का देके जो है उसके बीच में जो है सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, वेरी फाइन। इट वॉज इनिशियली रिजेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक मैकेनिज्म। वेरी ट्रू मैम, विजिबल एविडेंसेस दे रहे थे, वायबल मैकेनिज्म नहीं दे रहे थे। इट गेन्ड एक्सेप्टेंस आफ्टर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कुछ हद तक आपका ये भी सही है। मेनली आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद इसको एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी अगर आप आ जाओगे ना, तो पढ़ना आपको यही है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हो गया, आपके पैलियोमैग्नेटिज्म हो गया, एंड सो ऑन सो फॉर। तो अगेन आप देखोगे सी यानी 1, 2, 3 इज अगेन द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में एक डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एक आपका यूपीएससी लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया गया था टू एक्सप्लेन व्हाट। नंबर 1 इज वोल्केनिक एक्टिविटी ऑफ रिंग ऑफ फायर, नंबर 2 इज सिमिलर फॉसिल्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, नंबर 3 इज अर्थ का रेवोल्यूशन, या फिर 4th इज ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक भी सही लग रहा है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही प्लेट टेक्टोनिक आया और प्लेट टेक्टोनिक से ही अर्थक्वेक का ओरिजिन आया। लेकिन यहाँ पे ओनली एंड ओनली इफ वी टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, देन यू विल चूज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे सेम फॉसिल्स हमें दिखाई दे रहे थे। दैट वाज द मेन रीजन। ठीक है, अब एक देख लेंगे GS1 2015 में मेंस का एक और क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इट्स रेलेवेंस इन द लाइट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके लिए आप और क्या आंसर लिख सकते? यही क्वेश्चन का नेचर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। जब जब आपसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक के बारे में मेंस में सवाल पूछेगा, तो वो ऐसा ही लगेगा सवाल, और इसका आंसर कैसा होना चाहिए? इसका आंसर आपका यही है, ये आपका पूरा आंसर है। ये these are the basic ideas how you will write answers, these are the basic answers, these are the basic points you can make while answering such questions, and this is all it. आपको कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, you need to show the connection between plate tectonics theory and आ गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट? आपको कॉन्सेप्ट बताइए ड्रिफ्ट थ्योरी का, एविडेंसेस बताइए, रिजेक्ट क्यों हुआ, उसको प्लेट टेक्टोनिक्स ने सपोर्ट कैसे किया, और आज के डेट में अर्थक्वेक है, माउंटेन बिल्डिंग है, क्या रेलेवेंस है इसका, राइट? यही तो सब कुछ आपने आज की क्लास में पढ़ा है ना, और यही आपके मेंस का एक क्वेश्चन भी है। सो आई वुड वंस अगेन से कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रीलिम्स के देख रहे हैं, चलो वो तो आप कर ले रहे हो, लेकिन मेंस के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिनके पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आई वुड वांट ईच वन ऑफ यू कि आप इसका आंसर लिखने का ट्राई करो। इनका आंसर ही पूरा का पूरा आपका नोट्स है। सो आई मीन टू से रिवाइज योर नोट्स एंड री राइट योर नोट्स इन टर्म्स ऑफ दिस आंसर। ठीक है, इस आंसर को आप लिखेंगे।
Which one of the following statements is not correct? अर्थ का लिथोस्फेयर is broken into several plates. अच्छा चलो इसको हम लोग जो है let us save it for later use. आपने पहले ये देखा, ये मैंने आपको बताया, हैरी हेस फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बाय टूसो विल्सन. अच्छा मैंने बताया था ना 5 सेंटीमीटर पर ईयर, सही बताया था. हिमालयंस का भी यही है मूवमेंट, 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव करते हैं. हिमालयाज जो है रिजल्ट ऑफ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर जाती है और हिमालयाज बनता है. ये भी हम लोगों ने, खैर हम देखेंगे भी इसको एज सून एज वी जंप ऑन टू दिस टॉपिक, एंड वी हैव ऑल्सो ऑलरेडी सीन इट इन एनसीईआरटीज ऑल्सो. ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है. ये एक क्वेश्चन जो है हम छोड़ देते हैं और उससे पहले जरा फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं अपना वो क्या कहते हैं उसको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, सो फटाफट से आप इसमें टॉपिक डालेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दैट इज इट. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भाई. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो नाम में आपके बताई जा रही है, वैसे तो पहले लिख लीजिए कि डेवलप कब की गई थी. इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1960s, और या फिर 1960s भी मत लिखिए, ड्यूरिंग लेट 1960s, और स्पेसिफिकली अगर जाना है 1967 में आ गई थी. लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे, तो आगे भी बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट्स होते रहे हैं, इसीलिए 1970s भी कभी कभी लिख देता है. ठीक है, की कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे? वैसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, लेकिन कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिनका की रोल बहुत ज्यादा था, इंक्लूडिंग हैरी हेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले भैया थे ये. ठीक है, हैरी हेस थे और आपके टूजो विल्सन थे. टूजो विल्सन, यू कैन राइट अ नेम पार्कर. ठीक है, ये कुछ आपके की कंट्रीब्यूटर्स थे. एंड मैकेंजी भी लिख लीजिए, पार्कर, मैकेंजी, ये कुछ नाम हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है व्हेन इट कम्स टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. इन्होंने पूरी की पूरी आपको ये थ्योरी लेकर के दी. अब इस थ्योरी के पीछे इनका कोर आइडिया क्या है ये जानना जरूरी है. तो प्लीज रीराइट द कोर आइडिया. अभी आपने कोर आइडिया थोड़ी देर पहले लिखा था, वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कोर आइडिया, है ना. नाउ दिस इज द कोर आइडिया ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. इसमें बोला गया कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, यानी जो आउटर शेल है, ठीक है, इज ब्रोकन. द लिथोस्फेयर यानी कि आउटर शेल जो है, सबसे बाहरी जो शेल है, द लिथोस्फेयर ऑफ अर्थ इज ब्रोकन. वो क्या है? वो टूटा हुआ है. एंड दैट टू इट इज ब्रोकन इनटू मल्टीपल, बहुत सारे प्लेट्स के रूप में, इनटू मल्टीपल प्लेट. ठीक है, so the lithosphere, about lithosphere if we see, the outermost shell of the earth is broken into multiple pieces. और ये जो मल्टीपल पीसेस हैं, जो मल्टीपल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कहाँ फ्लोट करते हैं? आपके मेंटल के ऊपर. ठीक है, सो प्लीज रीराइट दिस सिंपल थिंग अबाउट देम. These plates float onto the uppermost layer of mantle, और जिसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर. आई होप मुझे एस्थेनोस्फेयर दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इसका लेक्चर आई थिंक 3rd या 2nd आप देखेंगे, उसमें हम लोगों ने एस्थेनोस्फेयर की बात की है. ठीक है, जो कि सेमी फ्लूइड इन नेचर होते हैं. उसके ऊपर ये आपका मेंटल है और इसके ऊपर ये प्लेट्स आपके जो है ये ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. ठीक है, ये आपके ये बेसिक आइडिया है. ठीक है, अब ये जो प्लेट्स हैं कॉन्स्टेंटली कन्वेक्शन करंट के कारण, मेंटल जो है ना आपका, ये मेंटल, इस मेंटल से निकले हुए, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा है, तो इस मेंटल से कन्वेक्शन करंट्स निकल रहे हैं. उन हीट करंट्स के कारण ये मूव कर रहा है. सो दीज प्लेट्स
मूव ड्यू टू मूव these plates move due to convection current from the mantle। ठीक है, और मेंटल का इतना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है। दे कॉन्स्टेंटली, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। प्लीज इनमें कॉन्स्टेंटली भी लिख देना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी किया कभी नहीं किया, ये निरंतर मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि कभी कभी कन्वर्ज, डाइवर्ज या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो इसके तीन प्रकार के मूवमेंट्स हैं। ठीक है, सो दे कॉन्स्टेंटली मूव ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट इनटू द मेंटल। अब ये जो अर्थ का क्रस्ट है ना, आप देखिए, ये मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लिथोस्फेयर। तो चेंजेस ओनली अप्लाइड इन लिथोस्फेयर, एंड बाय द वर्ड लिथोस्फेयर आई मीन व्हाट, क्या क्या मैं लिथोस्फेयर में काउंट करके चल रही हूँ, ये भी लिख लीजिए जरा। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ये जो आपके लिथोस्फेयर में लग रही है, इस लिथोस्फेयर में आएगा क्या क्या। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अर्थ का लेयर जो है वो इटसेल्फ इस अर्थ का आउटर मोस्ट सरफेस हो गया। सबसे पहले तो आउटर शेल ऑफ द अर्थ, आउटर शेल ऑफ द अर्थ, जनरली ऑफ द अर्थ। ठीक है, जनरली जब आप लिथोस्फेयर बोलते हैं तो आपको यही समझ में आता है। लिथोस्फेयर मतलब अर्थ की पपड़ी, जो सबसे ऊपर वाली चट्टान है अर्थ की, उसको, आउटर मोस्ट शेल है अर्थ की, उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल तो चलो आ ही गया, ये काफी ज्यादा रिजिड होता है, एंड इट इंक्लूड्स व्हाट, आउटर शेल ऑफ द अर्थ, इट इज वेरी रिजिड, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि इट कंसिस्ट्स ऑफ क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट है, प्लस मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन, अपर मेंटल। ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं, ये दो चीजें माय डियर फ्रेंड्स, दीज टू थिंग्स कंट्रीब्यूट टू लिथोस्फेयर। दूसरी बात, जब जब आप अर्थ के लेयर्स की बात करेंगे, लिथोस्फेयर क्या, इसको जरा एक बार फिर से जरा लिखो, इसको, ये अर्थ के लेयर्स के बारे में लिखो। प्लीज राइट डाउन लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के लेयर्स के बारे में, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहाँ कहाँ लग रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आउटर शेल ऑफ द अर्थ, जिसको आप लिथोस्फेयर कहते हो, है ना, वो आ जाएगा आपके लेयर ऑफ अर्थ में। उसके बाद आप बात कर लेंगे एस्थेनोस्फेयर का। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर की बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेमी फ्लूइड ये लेयर होता है, वीक होता है, मोल्टन होता है, जिसपे कि प्लेट्स फ्लोट कर रहे हैं। तो दीज आर सेमी मोल्टन एंड वीक layers on which plates float, जिसके ऊपर प्लेट्स आपके फ्लोट कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद लेयर्स ऑफ द अर्थ में तीसरी चीज आपकी आ जाती है मेंटल। मेंटल, जिसके बारे में शुरुआती दौर से हम चर्चा करते हुए आए हैं ज्योग्राफी में। यही मेंटल सोर्स है, स्रोत है आपके किस चीज का, सोर्स ऑफ कन्वेक्शन करंट। और ये कन्वेक्शन करंट अगर ना होती दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि आपके लिए इन प्लेट्स का मूवमेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता। एंड सिमिलर टू दिस you may write the fourth layer of the earth, the fourth thing that contributes to the layers of the earth, that is core। ये जो कोर है, ये कन्वेक्शन करंट क्यों आ रहा है, हीट की वजह से। और ये जो कोर है, यही बेसिकली आपके पूरे के पूरे अर्थ का हीट इंजन है, हीट इंजन ऑफ अर्थ। तो अब आप देखिए ध्यान से एक बार फिर, ये जो कोर आइडिया है कि भाई लिथोस्फेयर के साथ क्या होगा, एस्थेनोस्फेयर में ये प्लेट्स मूव करें, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पूरा जो आप ये श्रेय देंगे, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कांस्टेंट मूवमेंट जो हो रहा है प्लेट्स का, इनका पूरा अगर आप कॉम्बिनेशन बोलिए तो अर्थ के लेयर्स में हो रहा है परफॉर्म। और ये अर्थ के लेयर्स हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्रभावित होते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट दे कॉन्स्टेंटली मूव रिलेटिव टू ईच अदर। अर्थ का जो क्रस्ट है, अगर मैं आपको बताऊं अर्थ के क्रस्ट के बारे में,
इसको जरा ध्यान से लिखिएगा. अनदर पॉइंट इज अर्थ्स क्रस्ट is made up of 7 major continental plates and several minor plates. 7 मेजर प्लेट्स में हम लोगों ने अर्थ के सभी प्लेट सिस्टम को डिवाइड किया है. 7 मेजर प्लेट्स और सेवरल माइनर ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. तो यानी ये जो आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये मेजर हैं, ये माइनर हैं, रिजिड हैं, ये कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि एक साथ क्लोजली फिट होते हैं. ये इनके बीच में जब मूवमेंट होता है आप देखेंगे तो वही अर्थ के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि ये प्लेट्स जब कन्वर्ज हो जाएंगे तो अर्थ के स्ट्रक्चर में पहाड़ बन जाएगा, जब डाइवर्ज हो जाएंगे तो ट्रेंच बन जाएंगे, जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो अर्थक्वेक आ जाएगा. नाउ यू प्लीज मे राइट द नेम्स ऑफ दीज 7 मेजर प्लेट्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम. इसका जरा नाम लिखिए. 7 मेजर प्लेट्स. ठीक है, सबसे पहला पैसिफिक प्लेट. ठीक है, नंबरिंग कुछ ऐसी नहीं है, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं. दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. तीसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट. ठीक है, चौथा है यूरेशियन प्लेट. ठीक है, अच्छा ये वर्ड आपके सामने यूरेशियन आ रहा है. यूरेशियन का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड्स हैं आपके कॉन्टिनेंट्स के, यूरोप और एक हो गया आपका एशिया. तो उसी पे आधारित आपका यूरोप और एशिया का अगर मिक्सचर देखोगे ना तो यूरेशिया होता है, और उस पूरे के पूरे प्लेट को क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट कहते हैं. ठीक है, सो ये यूरेशियन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, देन यू हैव दिस अफ्रीकन प्लेट. ठीक है, फिर है आपके पास 6th क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. एंड देन 7th यू हैव क्या रह गया भाई? अंटार्कटिक प्लेट. ठीक है, ये आपके कुछ मेजर प्लेट्स हैं जो पाए जाते हैं आज के डेट में. व्हेनेवर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बात कर रहे हो या फिर एनी टाइम इफ वी आर मेंशनिंग अबाउट प्लेट्स, दीज आर द मेजर प्लेट्स फाउंड. नाउ देयर आर सेवरल माइनर प्लेट्स एज वेल. ठीक है, कुछ कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जो पाए जाते हैं. तो इनको जरा लिखेंगे. नाज़का प्लेट, इसके बारे में मैंने आपको क्लास 1 या क्लास 2 में पढ़ाया था, सेकेंड लेक्चर में भी. नाज़का प्लेट्स. ठीक है, ये कुछ माइनर प्लेट्स हैं जो आपके जब भी बात की जाती है माइनर प्लेट्स की, सो दीज कम एट द वेरी फर्स्ट. ये जो माइनर प्लेट्स हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि लिथोस्फेरिक प्लेट का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है मेजर प्लेट्स भी और माइनर प्लेट्स भी. ये जो माइनर प्लेट्स हैं यू कैन राइट नाज़का है इसमें. देन यू हैव स्कोशिया प्लेट. देन यू हैव कोकोस प्लेट्स. then you have फिलीपींस प्लेट. ठीक है, फिलीपींस. एंड देन यू हैव अरेबियन प्लेट एज वेल. ठीक है, देयर आर सो मेनी माइनर प्लेट्स. दीज आर मोस्टली टॉक्ड अबाउट. ठीक है, सो कोकोस, फिलीपीन, अरेबियन एंड स्कोशिया, नाज़का प्लेट्स. ठीक है, इन सबके नाम के आगे प्लेट्स लगा लेना. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्लेट्स मूव कैसे कर रहे हैं. ठीक है, सो अ वेरी बिग क्वेश्चन वाज आंसर्ड दैट हाउ दीज प्लेट्स मूव्ड. यही तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का. तो यही क्रिटिसिज्म जो है यहाँ पे केटर किया गया कि भैया ये जो प्लेट्स मूव कर रहे हैं ये आखिरकार मूव कर कैसे रहे हैं. व्हाट इज द ड्राइविंग मैकेनिज्म, ये कैसे ड्राइव हो रहे हैं, ये कैसे बेसिकली यूज हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. ठीक है, तो ड्राइविंग मैकेनिज्म जब आप देखोगे तो इसको जरा अच्छे से लिखना. मतलब इट गेव प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऐसे लिखो इसको. प्लेट tectonic theory gave few
ड्राइविंग mechanisms and its evidences, ड्राइविंग mechanisms and its evidences, ठीक है, ऑफ प्लेट मूवमेंट, हाँ, ऑफ प्लेट, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म है क्या, ये देखते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक डाल देंगे ड्राइविंग मैकेनिज्म्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूव करता है, उसके पीछे के मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं, प्लेट मूवमेंट्स के ड्राइविंग मैकेनिज्म्स क्या है, कैसे मूव करता है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज मेंटल कन्वेक्शन, मैंने आपको बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बहुत बड़े कोई एल्जेब्रा के टॉपिक्स नहीं है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक है। मेंटल कन्वेक्शन देख लीजिए जरा, मेंटल कन्वेक्शन हो रहा है मेंटल में से, क्योंकि हॉट है, टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हॉट, यू सी कि हॉट मैग्मा जो है राइज करता है, यानी कि मैग्मा जो मेंटल के अंदर है वो राइज कर रहा है, वो ऊपर उठ रहा है, और फाइनली क्या होता है कि ठंडा होकर के फिर सिंक कर जाता है, यानी ये मैग्मा हॉट होकर के ऊपर राइज करता है और फिर कूल होकर के एक टाइम पे वापस से नीचे सिंक करता है, फिर हॉट होकर के राइज करता है, फिर कूल होकर के सिंक कर देता है। तो ये जो राइज एंड सिंक का मामला है, ये क्या बना रहा है, ये इसका पूरा एक सर्कुलर मूवमेंट बना रहा है ना, इसी को आप मेंटल कन्वेक्शन कहते हो, ठीक है। सो यू मे राइट हियर एज फॉलोज कि द हॉट मैग्मा rises up and cools down to sink। ये एक सर्कुलर मूवमेंट करते हैं और इसी सर्कुलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं मेंटल कन्वेक्शन, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म, प्लेट्स क्यों मूव कर रहे हैं, स्लैब पुल, ठीक है, स्लैब पुल। स्लैब पुल, पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब होता है भाई खींचना, और स्लैब मतलब एक बड़े से स्लैब की या फिर प्लेट की बात करें तो देखो, जो ठंडे और काफी ज्यादा घने डेंस प्लेट होते हैं ना, वो जब सिंक करते हैं, जब सिंक कर रहे होते हैं, तो वो जनरली क्या करेंगे, वो आसपास के भी प्लेट्स को खींचेंगे, ठीक है। सो द सिंकिंग कोल्ड डेंस प्लेट्स pull the rest of the plates, और इसलिए भी आप देखेंगे कि आपको ये ब्रेकेज जो हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वो दिखाई देगा। प्लेट टेक्टोनिक्स पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। देन यू हैव रिज पुश, ये पुश मतलब कि बेसिकली धक्का देना है ना। अब आप यहाँ रिज पुश में भी देख लीजिए, हमारे पास सिंपल साइज का भी एक जवाब है कि प्लेट मूवमेंट हो रहे हैं क्योंकि ओशन के अंदर जो उठे से पहाड़ के जैसे एक रिजेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो प्लेट्स को आउटवर्ड्स पुश करते हैं, यानी कि द एलिवेटेड मिड ओशन रिजेस ये क्या करते हैं, दे पुश कॉन्टिनेंट्स आउटवर्ड्स, और इसलिए भी आपको क्रैक देखने के लिए है, ठीक है, इसलिए भी आपको क्रैक देखने के लिए मिलता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई एंड हाउ यू सी कि आपके जो प्लेट हो रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आज आपने जितनी भी चीजें पढ़ी, आपने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स में, अभी हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं, अभी प्लेट्स के बारे में इनके मूवमेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वाली क्लास में। बट बिफोर दैट प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्योंकि ओरिजिन के बारे में थी, हमने पूरा पढ़ा, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे ओरिजिन को जस्टिफाई करती है ये भी हमने पूरा पढ़ा। अब अगर लास्टली मैं इसके लिए एक समराइज इसको करने के लिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और इसके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बीच में कंपैरिजन कर दूं तो कैसा रहेगा भाई,
है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक कंपैरिजन कर ले क्या, ये कंपैरिजन आपके लिए यूपीएससी मंत्रा की तरह काम करने वाला है, तो आप इसको प्लीज मेक श्योर कि आप इसको जरूर से जरूर, ठीक है, इसको जरूर से जरूर उतार लें, इसको कॉपी कर ले, ताकि चीजें आपको याद रहेगी। दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ यूपीएससी मंत्रा। यू नो व्हाट मंत्रा इज? मंत्रा इज समथिंग दैट कीप्स यू, दैट गेट्स यू गोइंग। और आप अगर ये कंपैरिजन टेबल याद रखेंगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला जो विचार विमर्श हम करेंगे वो ये करते हैं कि ये दोनों थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई है भाई, बता दो। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रपोज की गई है, तो यू कैन राइट मल्टीपल जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख लेंगे हैरी हेस एंड पार्कर, मैकेंजी, ट्रूजो विल्सन, है ना, ये सब आप लिख लेंगे। सो इट इज प्रपोज बाय। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म की बात कर ले, अगर मैकेनिज्म दोनों में से किसके पास है, तो आप जानते हैं मैकेनिज्म की कमी थी, एविडेंस तो था लेकिन कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है वो नहीं था। तो मैकेनिज्म की कमी की वजह से ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पास हम लोगों ने देखा क्रिटिसिज्म झेलने पड़े इसको। भाई कलर तो चूज कर लो, तो यही कलर रखते हैं। तो मैकेनिज्म, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कोई मैकेनिज्म था क्या, नहीं, मैकेनिज्म वाज एब्सेंट। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कोई मैकेनिज्म था, मैम मैकेनिज्म पे ही तो आधारित है, तो मैकेनिज्म के लिए ही तो बेसिकली फेमस है। सो मैकेनिज्म वाज प्रेजेंट in continental drift theory, sorry, plate tectonic theory, while it was absent in continental drift theory, right? तो ये हमारे दूसरे पॉइंट्स भी हो गए। तीसरा पॉइंट अगर दोनों में देखो तो हम फोकस की बात करते हैं, ठीक है। फोकस किसके किसके ऊपर रखा गया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैम इट ओनली फोकस्ड ऑन कॉन्टिनेंट्स, इसने केवल और केवल कॉन्टिनेंट्स पे फोकस किया मैम, ठीक है, ओशन फ्लोर्स पे फोकस नहीं किया। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी उसने पूरे लिथोस्फीयर, मैंने आपको लिखवाया था ना लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, इट फोकस्ड ऑन द इंटायर लिथोस्फीयर, ठीक है, वेदर इट बी सी फ्लोर्स या फिर ओशन फ्लोर्स और इट बी कॉन्टिनेंट्स। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक मेजर डिफरेंस ये भी था, ठीक है। एंड देन यू हैव टाइम, टाइम आपने लिख दिया है कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का टाइम था 1912 में, लेकिन वही यहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का टाइम जो था लेट 1960s, इसको लिख लीजिए, लेट 1960s से लेकर के 1970s तक, क्योंकि मैंने बताया ना मल्टीपल जियोलॉजिस्ट्स इसके ऊपर में काम कर रहे थे। तो ये एक बेसिक चार्ट है जो हमने आज के पूरे इस मैटर से कंक्लूड किया है, एंड बेस्ड ऑन विच यू विल ऑल्सो सी। अच्छा ये रहा आपका सवाल भी रहा, ये एक सवाल हमने यहाँ पे देखा था कॉन्टिनेंटल, अच्छा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने यहाँ देखा, हाँ आप देख रहे हैं ये थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। अर्थ का लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल प्लेट्स, ये तो करेक्ट है मैम, 7 प्लेट्स मेजर और कुछ माइनर। दीज प्लेट्स आर स्टेशनरी, ये रुके हुए हैं मैम, ये मूव नहीं करते हैं, यही तो गलत बोल दिया, मैंने बताया था ना रिलेटिव टू ईच अदर मूव भी करते हैं, और मूव करने के पीछे मैकेनिज्म क्या है, द मैंटल कन्वेक्शन। हॉट मैग्मा राइजेस अप और उसके बाद वो जब एक्सपैंड करता है इट कूल्स एंड इट सिंक, और ये एक सर्कुलर मूवमेंट है मेंटल कन्वेक्शन की, और इस कन्वेक्शन करंट के कारण ये प्लेट्स मूव करते हैं। सो ये तो स्टेटमेंट गलत है। प्लेट मूवमेंट कॉजेज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, ये तो सही बात है भाई, अर्थक्वेक वोल्केनोज उसी से बन रहे हैं। प्लेट मूवमेंट इज ड्रिवन बाय कन्वेक्शन करंट्स, बिल्कुल सही बात है। तो देखो प्लेट मूवमेंट भी लिख रहा है और लिख रहा है दीज प्लेट्स आर स्टेशनरी।
आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आपको इस स्टेशनरी का मतलब ही नहीं पता है तो फिर तो गड़बड़ बात है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये तो स्टेटमेंट सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी गलत एक ही स्टेटमेंट है और यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सो इसी के साथ आज की क्लास में जिसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी देखा, दोज हुएवर हैव इंट्रोड्यूस्ड इट, कोर आइडिया इसका क्या है, इसमें कैसे कैसे लेयर्स ऑफ अर्थ जब बोलते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स क्या हैं, कैसे इसने मैकेनिज्म दिया कि कैसे जो मूवमेंट हो रहे हैं प्लेट मूवमेंट्स के पीछे ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है, मैंटल, कन्वेक्शन, स्लैब पुल और रिज पुश क्या है, ये तीनों चीजों के माध्यम से, मैकेनिज्म के माध्यम से प्लेट के मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। और इनफैक्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक कंपैरिजन भी हम लोगों ने देखा, which happens to be our UPSC मंत्र ऑफ द डे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपने पूरा का पूरा चैप्टर देखा है, continental drift theory that came with visible evidences and was criticized heavily due to lack of mechanism, was later in 1967 and in fact in late 1960s fulfilled by the driving mechanisms of plate tectonic theory. And this was the motive of today's class. I hope ये origin आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स, जिनसे हम लोग जो है अक्सर पहली बार जब रूबरू होते हैं तो अक्सर डर लगता है, ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं मैम, ये कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज ये भी थोड़ा सा जो है ये काफी ज्यादा हेफ्टी टॉपिक है, लेकिन इसको भी इजी वे में देखा ना, सारी चीजें इजी वे में समझ लेंगे, माजिद हुसैन को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज कमिंग।